चलिए जी, नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम। सत्यादि शर्मा क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर मैं दीपक परमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो आज बेसिकली जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है इंग्लिश पेडागोजी प्लस ग्रामर। ध्यान दीजिएगा, आपने जो हमारी पिछली महामैराथन क्लास हुई थी इंग्लिश की, बहुत प्यार दिया, उसे बहुत सम्मान दिया। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे लगा कि ज़रूर आपकी एक और क्लास मुझे आज लेनी चाहिए। और क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर पेडागोजी में जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमें आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो इतना लेंदी हो जाता है कि उसे पढ़कर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसे हम आप आसान बना दीजिए। तो आज मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही यहाँ पर लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। साथ ही साथ आज की इस क्लास में हम एक पैसेज भी सोल्व करने वाले हैं, है ना। यानी कि जो आपको सिलेबस में टू प्रोज अनसिम पैसेज जो दे रखे हैं, तो वो दो प्रोज जो पैसेज है वो आज हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं कि किस तरह से आपको पैसेज आ सकते हैं और ग्रामर के क्वेश्चन बनने की संभावना किस तरह आपके पेपर में हो सकती है। चलिए बिना किसी देरी के आज की ये जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मोटिवेशनल लाइन कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि असंभव शब्द में ही अपने आप में क्या छुपा हुआ है, संभव, है ना। इम्पॉसिबल शब्द में ही क्या छुपा हुआ है, पॉसिबल। तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है मेरे भाई। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो गेम है ना वो माइंड का है, दिमाग का है। अगर आपने आपके दिमाग को प्रिपेयर कर लिया कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, तो सच में आप कर सकते हैं। और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा हमेशा ये बात ध्यान रखना है आपको कि आपको चीजों का ब्राइटर साइड देखना है, यानी कि सकारात्मक पक्ष देखना है, ना कि नकारात्मक पक्ष। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास का हम आगाज करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट जितने भी है पेडागोजी के वो मैंने लास्ट क्लास में आपको काफी ज्यादा ग्लेंस में मैंने आपको बता दिए थे। आज बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, in a classroom a teacher gave students a short story to read. The students were asked to enlist the names of characters the students will. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बेसिकली रीडिंग स्किल्स जो हमने पढ़ी है तो उसमें कुछ शब्द पढ़े थे हमने, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, स्कीमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है। तो उसी से रिलेटेड, उसी से जुड़ा हुआ ये बिल्कुल प्रश्न है। चलिए, तो आज रविराज जी का पेपर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और अपने माइंड में एक बात बिठा लेना कि मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने तैयारी की है। इसीलिए रविराज जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना जी। चलिए, बहुत अच्छी थी लक्ष्मी जी लास्ट क्लास, बिल्कुल थैंक यू सो मच। वो आपके कमेंट से, आपके लाइक्स से मुझे पता चल गया है, इसीलिए ये क्लास आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल सभी लोग उत्तर देंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी को उत्तर देना है बेटा। चाहे आपको डाउट हो, चाहे आपको आता हो, चाहे आपको नहीं आता हो, वो सब भूल जाइए, सभी को उत्तर देना है। क्योंकि जब आप यहां पर उत्तर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको आता है, आपका सही होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखेंगे। और जब इंसान ठोकर खाता है तभी वो ठाकुर बनता है। एक मालवा में कहावत है, ठोकर खा के ठाकुर बन गयो। इसका मतलब यह है कि जब यहां पर गलत होता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार तो मुझे आता था, गलत क्यों हुआ, अच्छा मैंने ये गलती करी पढ़ने में, अच्छा मैंने जल्दबाजी करी पढ़ने में। तो यहां पर आप गलती कितनी कर लो, 7 खून माफ है यहां पर आपके, लेकिन परीक्षा में गलती मत करना बेटा, क्योंकि आप सबने पढ़ रखा है। देखो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं सी डी। बिल्कुल, हिंदी मीडियम वाले भी है सर जी, बिल्कुल मैं हिंदी में प्रश्न को एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा राजमोहनिया जी कि वहां पर जो प्रश्न है उसका मीडियम सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा। इसलिए कोशिश करना कि आप ट्रांसलेशन करके समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है कि आपका हिंदी मीडियम होने के बावजूद भी आपने इंग्लिश को सेकंड भाषा के रूप में चुना है ना। तो बिल्कुल आपकी कमांड होगी तभी आपने चुना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न को मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। देखिए, क्लासरूम में जहां पर एक टीचर जो है वो बच्चों को एक शॉर्ट स्टोरी देता है,
टू रीड, पढ़ने के लिए। बच्चों को एक शॉर्ट स्टोरी है वो पढ़ने के लिए टीचर ने दी। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू इनलिस्ट द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स। तो उस स्टोरी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ पात्र है, उनके नाम बच्चों से टीचर ने पूछ डाले, है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए, द स्टूडेंट विल, तो जो बच्चे हैं उन्होंने किस तरह से उस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा है? क्या स्कीम द बुक, क्या सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिया, सिर्फ उस स्टोरी का जिस्ट निकालने के लिए, उसका टाइटल निकालने के लिए पढ़ा है क्या? या स्कैन द बुक, क्या उसको स्कैन करके पढ़ा है? इसका मतलब यह है कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालने के हिसाब से उस वे में क्या बच्चों ने उस किताब को पढ़ा है क्या, उस स्टोरी को पढ़ा है क्या? या डू इंटेंसिव रीडिंग, क्या बिल्कुल एक एक लाइन बच्चे ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझकर कॉम्प्रहेंशन के साथ, ग्रामेटिकल एरर ना हो इस तरीके से, क्या एक एक लाइन बिल्कुल क्या बच्चे ने पढ़ी है क्या? या फिर डू एक्सटेंसिव रीडिंग, या फिर बच्चे ने उस स्टोरी को सिर्फ ओनली प्लेजर के लिए पढ़ा है? ये चारों ऑप्शन है आपके। अब आप मुझे ये बताइए कि इन चारों में से कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए। अधिकतर बच्चों का जो आंसर है वो बी आ रहा है, यानी कि स्कैन द बुक। बहुत बढ़िया, कुछ लोग सी भी आंसर दे रहे हैं। सुप्रभात कुष्मन्या जी, बशकन्या, क्या नाम है आपका जी? अच्छा, कुष्मैया जी, ओके ओके, सॉरी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है, लेकिन हो सकता है आपको प्रश्न समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई हो। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, जो आपको हाईलाइटेड पोर्शन आपको उसमें दिखेगा वो ये दिखेगा कि द स्टूडेंट्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू इनलिस्ट द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स। मतलब कि क्या है? मतलब कि वो जो शॉर्ट स्टोरी है ना, उसमें से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पूछ रहा है आपसे टीचर, बच्चों से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्टोरी किसी भी बारे में हो सकती है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, तो उसमें से पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में पूछा है, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो पर्टिकुलर चीज को फाइंड कर रहे हैं। और जब आप रीडिंग में किसी पर्टिकुलर चीज को फाइंड करें, वहां पर आप स्कैनिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं स्कैनिंग टेक्निक पढ़ने की। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आप मोबाइल में आप अपने फ्रेंड के, अपने माता पिता के, या किसी के भी जिसको आपको कॉल करना है उसके जब नंबर निकालते हैं ना, तो उसे स्कैनिंग कहा जाता है। जब आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरी मेरिट लिस्ट नहीं पढ़ते, पूरी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पूरी जो है उसमें से कॉन्शियस चीजें, सिर्फ आपका दिमाग वही चीज ढूंढेगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि मेरा नाम कहां है इसमें, मेरा नाम कहां है इसमें, है ना। तो उसे हम स्कैनिंग कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, इन लिस्ट का मतलब यह है कि उस लिस्ट के अंदर वो नाम छुपे हुए हैं, उस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी वो नाम है और उन नामों को पूछ रहा है टीचर उन स्टूडेंट्स से। तो यहां पर ध्यान रखना, स्टूडेंट्स जो है वो स्कैनिंग टेक्निक का प्रयोग करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा ये, लेकिन हो सकता है कि पढ़ने में आपको मतलब समझने में आपको तकलीफ हुई होगी। तो देखो मैं फिर कहता हूं कि समझ आप कब सकते हो क्वेश्चंस को, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस, आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं। तो अगर आपने अभी तक, मान लीजिए आपका एग्जाम 3 दिन 5 दिन 8 दिन बाद है, क्योंकि 30 तारीख तक एग्जाम चलेंगे, तो आप अभी से, मैं फिर कह रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ही एक रामबाण चीज है आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि पढ़ा सब है आपने, कॉन्सेप्ट आपको आता है। बताइए, क्या स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता? ये चारों शब्द यहां पर लिखे थे, मुझे आप ये बताइए कि ये चारों शब्द तो मैंने इवन मैराथन क्लास में एक्सप्लेन करे। मैंने आपको स्कीमिंग बताया था। स्कीमिंग मतलब जब आप जिस्ट निकालने के लिए किसी भी चीज को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में पूरा कॉलम आपने देखा, जिस्ट निकाल दिया कि हाँ ठीक है ये फलानी चीज के बारे में है। स्कैनिंग मतलब आपने पूरा पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रामेटिकल नियम भी आपने सीख लिए, उसका कॉम्प्रहेंशन भी कर लिया, ने क्या कहना चाह रहा है, ने मीनिंग, ने सब नहीं। आपने पूरा सिर्फ इसलिए पढ़ा क्योंकि उसमें से आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड करनी थी। तीसरा है डू इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है जब आप पूरा ग्रामेटिकली भी आप उसको समझे, उसको एनालिसिस करें, उसको कॉम्प्रहेंस करें, मतलब चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके जब आप पढ़ते हैं ना, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। आप मान लीजिए इंदौर से बंबई की फ्लाइट लेकर जा रहे हैं, रास्ते में मैंने आपको एयरपोर्ट पर एक किताब थमा दी, बेटा इसे पढ़ लीजिएगा प्लेजर के लिए। आप गए एरोप्लेन में, बढ़िया सीट पर बैठे, अपना सीट बेल्ट बांधा और आपने तुरंत ऐसे बुक ओपन कर ली,
है ना, और आप उसे पढ़ने लगे। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। प्लेजर के लिए आप पढ़ रहे हैं। क्या ये चारों शब्द से आप अनभिज्ञ हैं? नहीं है सर, नहीं है। लेकिन प्रश्न समझने में हमें तकलीफ हुई। देखिए पहले प्रश्न था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा समय ले लिया इसको समझाने में। बाकी सारे जितने भी प्रश्न हैं हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, समझना आपको ही चाहिए और आपको ही पड़ेगा। परीक्षा में मैं नहीं आऊंगा, अगर अलाउ करते तो मैं खुशी खुशी आ जाता, है ना। चलिए, ड्यूरिंग लिसनिंग टू ए पोम ए लर्नर इज प्राइमरली मीन फॉर इंप्रूविंग देयर। देखिए बात हो रही है पोयम को सुनने की, है ना। तो कोई भी जो पोयम है जी, पढ़ा है, बहुत बढ़िया प्रभाती जी, लक्ष्मी जी, शिवानी जी का भी उत्तर बिल्कुल, प्रिया, गुंजन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से सब लोग। हाँ, देखिए प्रश्न ये है, ड्यूरिंग लिसनिंग टू ए पोम, जब आप किसी पोम को सुनते हैं, पोम मतलब कविता, ए लर्नर इज प्राइमरली मीन फॉर इंप्रूविंग दे, तो आप क्यों सुन रहे हैं उसको? प्लेजर के लिए नहीं। जब आप किसी कविता को सुन रहे हैं तो आप तीन चार चीजें ध्यान रखते हैं। पहली चीज, अगर वो कविता आपको समझ में आ रही है तो ही आप उसे सुन रहे हैं, है ना। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या अपनी नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं उस कविता से, या फिर आप क्या अपनी स्पीकिंग स्किल बढ़ाना चाह रहे हैं उससे, या फिर आप अपनी रीडिंग स्किल बढ़ाना चाह रहे हैं? नहीं, बात जब सुनने की हो रही है तो आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं। यानी कि आप चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा मैं सुनूं, उसे मैं कॉम्प्रहेंस करूं, उसे मैं समझूं, ताकि मुझे कुछ नॉलेज मिले। तो प्राइमरी गोल यहां पर जो है वो है आपका लिसनिंग स्किल्स। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लगभग सभी बच्चों का उत्तर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। बेटा ध्यान रखना, जिन बच्चों को आंसर्स देने में कठिनाई हो रही है वो थोड़ा सा प्रश्न को आराम से पोज करके आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और पोज करने के बाद में, पढ़ने के बाद में इत्मीनान से उत्तर लिखिए। जब भी आप उत्तर लिखे कमेंट में, उसके आगे प्रश्न लिख देगा सर सेकेंड का ए। भले ही आप लेट, मैं यहां पर पांचवा प्रश्न करवा रहा हूं, आप तीसरे का आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। समय पर्याप्त है, समय की कोई बाधा नहीं है। आपको 150 मिनट्स मिलेंगे और 150 क्वेश्चंस, और 1 मिनट में एक क्वेश्चन आराम से पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया था, मैं अभी रिव्यू लेने भी गया था, तो वहां पर कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर समय की कमी हो रही है। तो वो कमी पता है क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी। एक मैंने एक क्लास ली थी, आई थिंक 10 या 9 तारीख को। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको सोल्व करने का सीक्वेंस क्या रखना है। आपको जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता है ना, सबसे पहले उसे ही आपको सॉल्व करना है। 30-30 के पोर्शन में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो सबसे पहले आपको हिंदी ही सॉल्व करना चाहिए। फिर आप जाएंगे, आपका दूसरा, जैसे कि दूसरी भाषा है आपकी इंग्लिश, तो आप इंग्लिश पर जा सकते हैं। फिर आप पर्यावरण पर जा सकते हैं। फिर आप आपका जो बाल विकास है उस पर जा सकते हैं। मैथ्स बहुत इजी रहा है, बहुत इजी आ रहा है, लेकिन मैथ्स के जो सवाल है ना वो थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, तो उनमें समय लग सकता है। तो मैथ्स को आप लास्ट में या तो करें, या फिर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप एक फ्लो में चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न को आपने पढ़ लिया होगा इतनी देर में। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग? रेमेडियल टीचिंग आप सभी को पता है, निदानात्मक या उपचारात्मक परीक्षण इसे हम कहते हैं बेसिकली। और परीक्षण नहीं, सॉरी, उपचारात्मक निदान मतलब हम इसे कहते हैं जिसमें हम बच्चे को उपचार देते हैं, रेमेडी देते हैं। तो ये कब देते हैं? पहले हमने बच्चे को आइडेंटिफाई करा, कहां पर लर्निंग गैप है, कहां पर कमियां रह गई है ना। तो उस कमी को हमने देखा और उसके लिए एक लेसन प्लान तैयार करा। उसके बाद में, क्योंकि कमी का हम कब देख पाएंगे? जब हम उसको डायग्नोस करेंगे। तो रेमेडियल टीचिंग के पहले हमेशा डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है, और डायग्नोस करने के बाद ही उसे रेमेडी दी जाती है। तो ये एक पोस्ट हम कह सकते हैं कि टेक्निक है, ये प्री टेक्निक नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रेमेडियल टीचिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, बिल्कुल हो सकता है। आपसे नॉट ट्रू पूछा है, ये बात फिर मैं आपसे हाईलाइटेड कर रहा हूं यहां पर। नॉट ट्रू बेटा आपसे पूछा है यहां पर, है ना। हाँ, फिर स्लो लर्नर्स एंड फास्ट लर्नर्स आर डिफरेंशिएटेड। बिल्कुल, जो रेमेडियल टीचिंग है उससे हम स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फास्ट लर्नर है वो तो जल्दी सीख जाएगा, उसे रेमेडी की जरूरत कम पड़ेगी। जो स्लो लर्नर है उसे ज्यादा पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सही है। एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स इज नेसेसरी। बच्चा किस एकेडमिक बैकग्राउंड से आया है, क्या ये जरूरी है? क्या बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो चाहे कहीं से आया हो। रेमेडियल टीचिंग में हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस स्कूल से
पिछली कक्षा पढ़ा है, वो सरकारी स्कूल से पढ़ा है कि वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है कि वो घर पर पढ़ा है कि वो कहां पर पढ़ा है, हमें कोई मतलब नहीं है एकेडमिक बैकग्राउंड से। जबकि प्लान्ड रेमेडियल डायग्नोसिस एंड लेसन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल, तो देखो ये सारे ऑप्शन पॉजिटिव ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है, और सिर्फ एक ही इसमें गलत ऑप्शन है जो है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट इज नेसेसरी। जो गलत है वही सही है, क्योंकि आपसे पूछा ये था कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी इनमें से जो प्रोसेस है वो लिसनिंग में इन्वॉल्व नहीं रहती है। हाँ, अगर आपके कुछ व्यक्तिगत डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इंग्लिश से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बढ़िया। ग्रामर भी करेंगे ना हम लास्ट में यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन के बाद में हम पैराग्राफ सोल्व करेंगे, और पैराग्राफ के साथ साथ ही आपकी ग्रामर रहेगी, है ना। बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए सब लोग। देखो जब बात हो रही है लिसनिंग की, पहले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, फिर से देख लीजिए बेटा। जब बात हो ना लिसनिंग की, 1 मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर लूं ये मार्कर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिसनिंग की यहां पर बात हो रही है, तो लिसनिंग जब भी आप रिसीव कर रहे हो, लिसनिंग में हम क्या कर रहे हैं, लिसनिंग इज ए रिसेप्टिव स्किल, है ना। लिसनिंग इज ए इनपुट स्किल्स, लिसनिंग इज ए कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स। पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा था? लिसनिंग इज ए पैसिव स्किल्स, आपको एक्टिव होने की जरूरत नहीं है ना। सो यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले तो एक होगा आपका स्पीकर। और क्या स्पीकर को ही मैं क्या सेंडर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि स्पीकर जो होगा वही तो कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा, तो स्पीकर को ही हम सेंडर बिल्कुल कह सकते हैं। फिर उसके बाद में अब सेंडर जो होगा ना, स्पीकर जो होगा ना, उसके पास में क्या होगा बेटा, एक मैसेज होगा। जैसे कि मान लीजिए आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए, लिसनर हो गए, है ना। आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं स्पीकर हूं, मैं सेंडर हूं, मेरे पास एक मैसेज है, इस मैसेज को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मतलब सेंडर भी होता है, मैसेज भी होता है, तो इस मैसेज को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मतलब कि रिसीवर का होना भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। फिर ये देखो पूरा ये अप्रोच चलती है, ये आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस। पहले एक स्पीकर होगा, सेंडर होगा, उसके पास एक मैसेज होगा, उस मैसेज को रिसीव करने के लिए एक रिसीवर भी होगा। फिर वो उस मैसेज को क्या करेगा, उसे समझेगा, उसे अंडरस्टैंड करेगा, उसे कॉम्प्रहेंस करेगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके पास आपको उस मैसेज को इनकोड करना है, सॉरी डिकोड करना है, क्योंकि जो मैसेज मैंने आपको पहुंचाया है उसको आपको कॉम्प्रहेंस करना है, उसे समझना है आपको, है ना। तो ये प्रोसीजर होती है बेसिकली। कौन सा इंक्लूड नहीं है? नॉलेज इंक्लूड नहीं है। नॉलेज क्यों इंक्लूड होगा, है ना, बिल्कुल नॉलेज क्यों इंक्लूड होगा, तो इसीलिए ये तीनों आपके इंक्लूड होते हैं। आपसे पूछा था नोट इन्वॉल्व्ड, आपसे पूछा था बेटा यहां पर कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉलेज आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A teacher divides her class into groups for addressing the difficult areas of the subject matter. Each group has 6 students, 1 outstanding, 1 intelligent, 2 average and 2 slow learners. Which strategy of remedial teaching does she use? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक शिक्षिका है, एक टीचर है, जिन्होंने क्या करा है, बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है ना बेटा, ये बहुत इजी है, बस ये बड़ा आपको है ना, पता है क्यों दिया है, परेशान हो जाओ आप, आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाए, है ना, आपको लगे अरे बाप रे इतना बड़ा प्रश्न है, कैसे सोल्व होगा, नहीं आप स्किप कर दो, नहीं उसको पढ़ो तो सही, क्या है उसमें, कितना इजी प्रश्न है ये, बहुत इजी है ना। बिल्कुल देख सकते हैं आप, मन्नत जी ए स्टेट वाले भी बिल्कुल इस क्लास को देख सकते हैं, न्यू स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी इंग्लिश जो पेडागोजी है ये लगभग हर टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो आपकी स्टेट हो, सीटेट हो, है ना, बिल्कुल रीट हो, एमपीटेट हो, सारी एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल मन्नत जी, चौधरी जी आप देख सकते हैं। अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको रेमेडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। रेमेडियल टीचिंग में हम क्या करते हैं, बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण हम देते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं वहां पर, आपसे पूछा क्या है, पहले प्रश्न पढ़ो अच्छे से,
ए टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स। टीचर ने, शिक्षिका ने क्लास को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फॉर एड्रेसिंग द डिफिकल्ट एरियाज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्यों करा है? क्योंकि वो जो भी टॉपिक पढ़ा रही है उसमें कुछ डिफिकल्ट एरियाज होंगे, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो थोड़े से टफ होंगे, तो वो नॉर्मल स्टूडेंट तो समझ जाएगा, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि जो ऐसा स्टूडेंट है जो पिछड़ गया है, वो शायद उन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, इसीलिए एवरेज स्टूडेंट। फिर ईच ग्रुप हैज ए 6 स्टूडेंट, और हर ग्रुप में, जितने भी क्लास में जितने ग्रुप बनाए गए, हर ग्रुप में लगभग 6 बच्चे हैं। वन आउटस्टैंडिंग, उनमें से एक बच्चा बहुत आउटस्टैंडिंग है, दूसरा बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, दो बच्चे उसमें एवरेज है, और दो जो है उसमें स्लो लर्नर्स है। स्लो लर्नर्स मतलब ऐसे जो देर से सीखते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, जिनका आईक्यू कम है, 70 से बिलो है। विच स्ट्रेटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग डज शी यूज, तो आपको बताना है कि इसमें जो टीचर है वो कौन सी स्ट्रेटेजी उपचारात्मक शिक्षण के लिए यूज कर रही है। अब देखो ऑप्शंस, देखो कितने अच्छे ऑप्शंस हैं, है ना, कितने अच्छे ऑप्शंस हैं। एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, क्या टीचर यहां पर किसी एक इंडिविजुअल बच्चे पर फोकस रखकर क्या ये प्रोसेस कर रही है? क्या टीचर ये कर रही है क्या कि कोई एक इंडिविजुअल बच्चा जो है, जो कमजोर रह गया है, वो उसको मैं आगे बढ़ा दूं? क्या ऐसा टीचर कर रही है क्या यहां पर? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। यहां पर अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो बेटा पीयर लर्निंग का, पीयर लर्निंग मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट क्लास में, पीयर लर्निंग का मतलब होता है ग्रुप लर्निंग। पीयर लर्निंग में हम क्या करते हैं, एक इंक्लूसिव तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशन के साथ में, यानी कि इसमें हम सारे बच्चे, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सभी को एक साथ बैठाते हैं, ताकि सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करके, सहायता के साथ में वो सीख पाए। तो क्या सपोर्ट प्रोग्राम वो कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्यों नहीं कर रही है भाई? सपोर्ट ही तो कर रहे हैं बच्चे एक दूसरे का सीखने में, तो सपोर्ट प्रोग्राम वो कर रही है। रिवार्ड नहीं, रिवार्ड थोड़े ना दे रही है वो यहां पर। नन ऑफ द अबव, पूछा क्या था? हाँ, शी यूज, तो शी सपोर्ट प्रोग्राम यूज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं प्रयास करूंगा आगे से। प्रश्न को समझाने के चक्कर में मैं साइड में नहीं हो पा रहा था, अब मैं साइड में हो जाऊंगा। पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा। बिल्कुल समूह में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बड़े आगे हम, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, और मैं हट गया हूं। आप प्रश्न पढ़िए इत्मीनान से, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। बताइए। To teach the action verbs, the teacher mimics the actions. Which method of teaching did she adopt? बताइए। The silent way, the direct method, the indirect method, या फिर total physical response? प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। टू टीच एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है टीचर। एक्शन वर्ड मतलब रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, तो ये सारे कॉन्सेप्ट वो बच्चों को सिखा रही है टीचर। द टीचर मिमिक्स द एक्शंस, तो टीचर क्या कर रही है? शब्द बोलने के साथ साथ एक्शन भी करके दिखा रही है, मतलब फिजिकल रिस्पॉन्स भी वो दे रही है, अपने हाथ पैर का भी यूज कर रही है। टीचर ने बोला देखो बेटा इसे जंपिंग कहते हैं, समझ रहे हो आप बात को? तो यहां पर टीचर क्या कर रही है? फिजिकली भी वो एक्टिव है पढ़ाने के साथ साथ। तो इसे क्या कहेंगे? नाम से पता चल रहा है कि टीचर साइलेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड मतलब सीधे क्या वो कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्टली सिखा रही है बच्चों को? नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको ये डायरेक्ट मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये हालांकि आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन पिछली बार तक ये था टॉपिक, तो इसीलिए इसके क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यस, टीचर जो है ना वो टोटली फिजिकली इन्वॉल्व है बच्चों को सिखाने के लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी का बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्या बात है। अगला प्रश्न, द यूज ऑफ कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग इज पॉसिबल इफ वी आर एबल टू यूज इट इन, हाँ बताइए जल्दी से बताना है आपको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, द यूज ऑफ कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग इज पॉसिबल इफ वी आर एबल टू यूज इट इन नन ऑफ द गिवन चॉइस, अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, लैंग्वेज स्किल्स, या फिर बोथ द गिवन चॉइसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस को घुमाया नहीं है, ऑप्शंस का सीक्वेंस बदल दिया यहां पर, है ना। देखो नन ऑफ द गिवन चॉइस जो है मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तो वो तो तब पता चलेगा ना जब इन ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या एप्रोप्रिएट वोकेबलरी, बात हो रही है बेटा कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग की। कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट समझिए। कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप बिल्कुल
एक्टिव तरीके से, वैसे लिसनिंग जो है वो पैसिव स्किल्स है, हम सभी ने देखा है। पैसिव का मतलब कि आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, आप बस खड़े हुए हैं और कोई कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं इत्मीनान से। नेताजी का भाषण हम सुनते हैं तो वो पैसिव तरीके से सुन रहे हैं, नेताजी क्या बोल रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभा में बैठकर सुन रहे हैं, हाँ ठीक है फेंके जाओ नेताजी, मालूम है हमें, काम तो तुम कुछ करने वाले हो नहीं, है ना। तो वो पैसिव तरीका हो गया ना, आपने सुन लिया उनका भाषण। लेकिन लिसनिंग का एक प्रकार ये होता है, थोड़ा सा अंदर जा रहा हूं मैं, डीपली आपको कॉन्सेप्ट समझाने की प्रयास कर रहा हूं मैं। जब आप किसी को बहुत ही एक्टिव तरीके से सुनते हैं, जैसे अभी आप ये क्लास देख रहे हैं, तो आप एक एक शब्द पर मेरे ध्यान दे रहे हैं और आप ये कॉम्प्रहेंस कर पा रहे होंगे कि सर जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, मीनिंग आप तभी समझेंगे जब मैं अप्रोप्रिएट वोकेबलरी यूज करूंगा, जब मैं यहां पे जितने भी शब्द बोल रहा हूं, चाहे वो व्याकरण के हो, चाहे वो शब्द किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो सारे शब्द मुझे तोल मोल कर सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। तो कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग तभी होगी बेटा जब मैं अप्रोप्रिएट वोकेबलरी का यूज करूंगा और सारी की सारी लैंग्वेज स्किल्स का यूज भी मैं यहां पर करूंगा। यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत होगा। सभी को समझ में आ गया? हाँ, इसके पहले वाली क्लास की पीडीएफ आप सत्याजी शर्मा क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, इन टू वे कम्युनिकेशन द लिसनर फोकस ऑन द स्पीकर्स मीनिंग, स्पीकर्स लैंग्वेज, सेल्फ नॉलेज या फिर स्पीकर्स नॉलेज। जी, ये सारे के सारे प्रश्न मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में जो आपकी हुई थी उसके ये प्रश्न है। मैं फिर आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं तो अभी भी समय है, देर नहीं हुई है, आप लगा डालिए। मुश्किल से बमुश्किल से ये मान के चलिए आप कि 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे, है ना, इतना तो समय लगेगा। देखो, तो जितना हो सके उतने प्रश्न आप लगा डालिए, ठीक है ना। मैंने पेपर भी आपको डाउनलोड करना सिखाया था कि किस तरीके से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को बाधा आ रही है पेपर इंस्टॉल करने में प्रीवियस ईयर, तो मैं फिर से इस क्लास के लास्ट में आपको बता दूंगा कि पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है। चलिए, आंसर आने स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है ये भी। यहां पर आपसे पूछा है टू वे कम्युनिकेशन। पहली बात तो टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, जब अब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, वो मुझसे बात कर रहे हैं। जब आप बाबू से बात कर रहे हो ना, तो सिर्फ बाबू बाबू की नहीं सुनते, आप भी सुनाते हो, बाबू कैसे हो, खाना खाया या नहीं खाया, तो बाबू बोलती है कि मैंने खाना खा लिया, आपने खाया नहीं खाया। दिस इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। आप दोनों एक दूसरे की बात को सुनकर बात कर रहे हो, तो वहां पर क्या हो रहा है, स्पीकर्स मीनिंग। बिल्कुल, आप क्या कर रहे हो वहां पर, आपसे पूछा क्या था, लिसनर फोकस ऑन द, लिसनर फोकस करता है हमेशा स्पीकर्स के मीनिंग पर। बाबू ने क्या पूछा है, बाबू ने खाने का पूछा है, बाबू ने नहाने का पूछा है, समझ रहे हैं आप। तो आप स्पीकर्स के मीनिंग पर वहां पर ध्यान देते हो बेटा। स्पीकर्स की लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकती है। बाबू खाना खाया ये भी एक भाषा है, और बाबू खाना खाया ये भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज पर आप ध्यान नहीं देंगे वहां पर, बाबू को कितना नॉलेज है ये आप ध्यान नहीं देंगे। आप क्या करोगे वहां पर, सेल्फ नॉलेज पर भी आप ध्यान नहीं दोगे कि मुझे कितना नॉलेज है। आप हमेशा स्पीकर्स की बातों का मतलब समझने का प्रयास करोगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि बात हो रही है टू वे कम्युनिकेशन की। तो ये आपको ध्यान रखना है, वहां पर स्पीकर्स मीनिंग जो है वो मायने रखता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, हाँ जी, हाँ, नहीं मैं नहीं तुतला रहा हूं, बाबू तुतलाती है ना, बाबू जो है वो तुतलाता है, मैं थोड़ी नहीं तुतला रहा हूं, मैं तो उसकी एक्टिंग कर रहा हूं बस। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, विच फेज ऑफ ए चाइल्ड्स लर्निंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ वन वर्ड टू एक्सप्रेस ए कॉम्प्लेक्स आइडिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा, अपने आप आपको मिलेगा। हम्म, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर मैं आपको बता देता हूं, हमने अलग अलग तरह की स्टेजेस पढ़ी है। मैंने आपको कूइंग बताया था, मैंने आपको बेबलिंग भी बताया था, फुसफुसाना भूल गए क्या सर? नहीं भूले, बहुत बढ़िया। वन वर्ड अटरेंस भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको टू वर्ड स्टेज भी बताया था कि बच्चे 2 शब्द बोलना कब शुरू करते हैं। और इसके अलावा एक आता है आपका लॉन्ग अटरेंस। लॉन्ग अटरेंस मतलब लंबे वाक्य बच्चा बोलना कब शुरू करता है। अब देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है उसने वो उसे हम बताएंगे। इसने पूछा है, विच फेज ऑफ चाइल्ड्स
लर्निंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ वन वर्ड। आपसे पूछा भैया वन वर्ड जो है बच्चा कौन सी स्टेज में बोलना स्टार्ट करता है। अब ये तो आपको पता है कि वन वर्ड वाली सर ये स्टेज है, पर प्रश्न में सर थोड़ा सा क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया, भाषा चेंज कर दी है। तो क्या हो गया, भाषा चेंज कर दी तो कोई दिक्कत थोड़े ना है। देखो बेबलिंग फेज आप सभी को पता है कि कूइंग होता है आपका 6 वीक में, 6 मंथ में होता है आपका बेबलिंग। तो बेबलिंग फेज तो 6 मंथ में होता है, क्या वन वर्ड स्टेज में बेबलिंग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बेबलिंग तो आ ही नहीं सकता। सर टेलीग्राफिक फेज क्या होता है? ध्यान रखना, टेलीग्राफिक जो फेज है वो वन वर्ड के फेज के बाद वाला जो फेज होता है, जिसमें बच्चे 2 शब्द कह देते हैं। 2 वर्ड जो स्टेज होती है ना आपकी, ये 2 वर्ड स्टेज, जैसे कि ये हमने पढ़ी थी 1 ईयर में, ये हमने पढ़ी थी 1 ईयर में, नहीं ये हमने पढ़ी थी 6 मंथ हो गया, उसके बाद में ये हमने पढ़ी थी 1 ईयर में, और ये हमने पढ़ी थी लगभग 18 मंथ में, ये पढ़ी थी हमने स्टेजेस। तो ध्यान देना यहां पर टेलीग्राफिक फेज जो स्टेज है बेटा, वो 2 वर्ड स्टेज को बोलते हैं। जब बच्चा क्या कर रहा है, 2 शब्द कहना सीख गया, जैसे कि बच्चा कह रहा है मम्मी पानी, बच्चा कह रहा है मम्मा मिल्क, समझ रहे हो आप बात को? तो 2 वर्ड स्टेज इज ऑल्सो नोन एज टेलीग्राफिक फेज, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए? बच्चे को पार्क में जाना है तो बच्चा 2 शब्द बोलेगा बस, गो पार्क, खत्म हो गई बात। बस बच्चे ने कह दिया गो पार्क, खत्म। समझ रहे? बात हो रही है होलोफ्रेजिक फेज की। यस, होलोफ्रेजिक फेज इज ऑल्सो नोन एज वन वर्ड स्टेज, और इसमें बच्चा सिर्फ एक ही शब्द बोलता है। बच्चे को पानी चाहिए, वो सिर्फ बोलेगा पानी, खत्म हो गई बात। वाटर, बच्चे को मिल्क पीना है, वो बोलेगा सिर्फ मिल्क। इससे हम कहते हैं होलोफ्रेस्टिक फेज। समझ गए? और प्री टॉकिंग स्टेज तो कौन सी है? प्री टॉकिंग फेज तो मतलब ये वाली है ना आपकी, कूइंग और बेबलिंग वाली। कूइंग और बेबलिंग, प्री टॉकिंग मतलब बच्चा टॉक नहीं कर रहा है, उसके पहले की स्टेज, तो खासकर इसको कूइंग में इंक्लूड किया जाता है। आपसे वन वर्ड पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बढ़े आगे। अरे किसी को कोई दुख दर्द परेशानी तकलीफ समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है, बताइए। समझ में तो आ रहा है? हाँ ग्रामर भी आएगी ना अभी जी, ग्रामर भी आएगी आगे। ग्रामर आपको परेशान नहीं करेगी, मुझे पता है, क्योंकि ग्रामर बहुत इजी आने वाली है, इसलिए ये भी इजी आएगा। बस इसके लैंग्वेज जो है वो आपको समझना है। समझ में आ रहा सभी को? दबा के लाइक कर दो यार, देखो अगर समझ में आ रहा है तो। काय परेशान कर रहे हो मास्टर को, दबा के लाइक करो, है ना? हाँ, पिछली बार भी लेक्चर बहुत सारे हजारों लोगों ने देखा, लेकिन लाइक उस पे क्या बोलूं, अब मैं गिल्लास भर लाइक थे, है ना, और टब भर के लेक्चर देख लिया आपने, तो लाइक तो कर दिया करो। चलो 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 कोई बात नहीं, है ना। लाउड रीडिंग इन क्लासरूम डज नॉट हेल्प स्टूडेंट्स टू इंप्रूव देयर। अब देखो अच्छा प्रश्न है, लाउड रीडिंग हम क्यों करते हैं? लाउड रीडिंग पहली बात तो कब करते हैं, आपसे स्टेज भी पूछ सकते हैं। तो ये हम बेटा प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्टेज जो आपकी होती है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्टेज जो आपकी होती है, उसमें बेसिकली हम लाउड रीडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? आपने देखा होगा ना, तीसरी क्लास का बच्चा खड़े होकर जोर जोर से किताब पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? हम ये चाह रहे हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए। क्या हम ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर शब्दों का भंडार हो जाए, क्या उसकी वोकैबुलरी सुधर जाए? नहीं, वोकैबुलरी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम चाह रहे हैं कि बच्चा जो है उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए। तो यहां पर ना तो फ्लुएंसी की बात होती है, ना कॉन्फिडेंस की बात होती है, ना वोकैबुलरी की, यहां पर प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है। हम उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लाउड रीडिंग करवा रहे हैं। सीधी सी बात थी, इजी सा प्रश्न था। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, आपसे क्या पूछा था? लाउड रीडिंग इन क्लास डज नॉट हेल्प स्टूडेंट। हाँ, लाउड रीडिंग किस प्रकार मदद नहीं करता है? तो प्रोनाउंसिएशन तो ऑब्वियसली ठीक होता है, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस भी बच्चे को आता है, लेकिन वोकैबुलरी, देखो प्रश्न किस वे में पूछा है ये बहुत जरूरी है। अगर ये चारों ऑप्शन दे रखे होंगे और आपसे प्रश्न ये पूछते कि लाउड रीडिंग जो क्लासरूम में है वो बच्चे की क्या इंप्रूव करती है, सबसे ज्यादा प्रोनाउंसिएशन, सबसे ज्यादा। उसमें ना फ्लुएंसी लगाना है ना कॉन्फिडेंस लगाना है, वोकैबुलरी तो वैसे ही नहीं होगा। लेकिन आपसे डज नॉट कर दिया, घुमा दिया प्रश्न को, तो मैं भी घूम गया देखो, और आप तो पता नहीं घूमे नहीं घूमे। तो यहां पर वोकैबुलरी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो देखो मेरे जैसा प्रश्न आपको भी गलत नहीं पढ़ना है। मैंने अभी गलत पढ़ लिया, मुझे ये लगा कि ये पूछना है कि लाउड रीडिंग से क्या इंप्रूव हो रहा है, तो सबसे ज्यादा लाउड रीडिंग से प्रोनाउंसिएशन, आपका प्रोनाउंसिएशन ही इंप्रूव होता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा था क्या नहीं है, तो आपको वोकैबुलरी लगाना है। सभी को बात समझ में आ गई? बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। भैया मानवीय भूल है, मानवीय भूल हो सकती है, मैं भी एक इंसान ही हूं, मैं कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ एलियन नहीं हूं।
है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज बताइए। हाँ रावत जी, कोई बात नहीं, मेरा खुद का गलत हो गया था, है ना, तो हो जाता है, वो तो क्या है पढ़ने में, पर गलती वहां नहीं करना है हमें। ये जब गलती हुई है ना, तो ये गलती जानबूझ के हुई है, मतलब जानबूझ के, मतलब भगवान ने करवाई है। क्यों? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह मास्टर गलत पढ़ रहा है ना, ऐसा आपको गलत नहीं पढ़ना है वहां पे प्रश्न, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज मतलब सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज मतलब टारगेट लैंग्वेज। भारत के अंदर टारगेट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किसे पढ़ाया जाता है? सर अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है। तो अंग्रेजी को कौन सी मेथड, विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज, बिना मातृभाषा यूज करे, बिना रीजनल लैंग्वेज यूज करे, आप कौन सी मेथड के तहत सेकंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं? तो वो है सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र अकेली डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब ये कि उसमें हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं सेकंड लैंग्वेज। आपने बच्चे से कह दिया क्या कि चार पांच चीजें सीख जा भैया तू, जैसे मैं खड़ा हूं, गुड मॉर्निंग सर, जैसे ही क्लास में तुम आते हो पूछने के लिए, तो आपने सीधे से कह दिया मैं आई कम इन सर, वॉशरूम जाना है सर, मैं आई गो टू टॉयलेट सर, मैं आई ड्रिंक वाटर। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चों को डायरेक्टली सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं। आपने किसी मातृभाषा का यूज नहीं करा, आपने किसी रीजनल लैंग्वेज का यूज नहीं करा, आपने कोई ऐसा नहीं करा कि पहले बच्चे को हिंदी में कुछ सिखाया, फिर उसका ट्रांसलेशन करके आपने फिर इंग्लिश में सिखाया, नहीं। तो ये तीनों मेथड आपकी फेल हो जाएगी। डायरेक्ट मेथड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बिल्कुल एकदम सही है। लेक्सिकल नॉलेज डील्स विद, लेक्सिकल नॉलेज की बात हो रही है। अच्छा, अगर ये प्रश्न नहीं भी आता है ना, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये प्रश्न आपका बन जाएगा, बिकॉज ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना है। कहां पर सुना है, क्या याद दिलाऊं क्या? आपने अलग अलग तरह की डिक्शनरी पढ़ी होगी, तो वहां पर क्या आपने एक डिक्शनरी पढ़ी है जिसका नाम है लेक्सिकॉन? पढ़ी है आपने? मतलब लेक्सिक, हालांकि उसका मतलब ही वो होता है, लेकिन लेक्सिकॉन एक कंपनी का भी नाम है, मतलब जो डिक्शनरी पब्लिश करता है। तो उसमें हम क्या सीखते हैं? डिक्शनरी में क्या सीख रहे हैं हम? प्रोनाउंसिएशन ठीक रहे हैं करना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, या पंक्चुएशन सीख रहे हैं? अरे डिक्शनरी में हम वोकेबलरी को देख रहे हैं कि शब्द का मतलब क्या है, लव का मतलब क्या है, ये देख रहे हैं। उसमें हम हेट का मतलब क्या है, मतलब कि यहां पर हम वोकेबलरी सीख रहे हैं बेटा। क्या सीख रहे हैं? वोकेबलरी। सो लेक्सिकल नॉलेज डील्स विथ वोकेबलरी। समझ गए बात को? चलिए बढ़े आगे, अगला प्रश्न। आप थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाकर रखेंगे। अगर मेरी स्पीड आपको बढ़ी हुई लग रही है, तो आप इस लेक्चर को बाद में कम स्पीड पे भी करके देख सकते हैं। मैंने नेचुरली अपनी स्पीड बढ़ा रखी है ताकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सोल्व करवा पाऊं, है ना, क्योंकि मैं आपके साथ यहां पर 2 घंटे ही उपलब्ध हूं अभी। हाँ, दिन भर नहीं हो सकता, बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे? अच्छा प्रश्न है, वेन वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑफ इंडिया? इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी आता है, तुक्का लगाना, खत्म हो गई बात। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सारे ऑप्शन पढ़ना, 5 सेकंड लगेंगे। आता है तो ठीक है, नहीं आता है कैंसिल कर देना। 29 जुलाई 2020 इसका सही आंसर है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन परेशान करने के लिए डाले जाते हैं। आपको अगर आते हैं तो 1 सेकंड में बन जाएंगे, नहीं आते हैं तो आप 1 घंटा भी इधर उधर ताकोगे तो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि पड़ोसी जो है उसको भी नहीं आता है। सीधी सी बात है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डाला ही जानबूझ के इसलिए है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। 29 जुलाई 2020 को नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, बात हो गई खत्म। ठीक है बेटा, तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हेन वाज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीए पास्ड? एनसीएफ ने क्या कहा था? एनसीएफ ने कहा था इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, इंग्लिश इज ए फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, जल्दी बताइए। इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज, जल्दी बताइए। आपसे पूछा है एनसीएफ कब आया था? 2005 में, खत्म हो गई बात। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में ये कुछ क्वेश्चंस जो है, ये सारे के सारे मैंने एप्लीकेशन में भी बच्चों को सोल्व करवाए हैं। तो एप वाले जो स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं कि सर रिपीटेड हो गए, तो रिपीट 8-10 क्वेश्चन ही होंगे ये। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नहीं कर पाए थे, वो हम यहां पर कर रहे हैं, इसलिए परेशान मत होना, ठीक है। व्हाट वी लर्न इज नॉट व्हाट वी आर टॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज बिकॉज, बताइए व्हाट वी लर्न, इसका मतलब निकालो खुद। खुद दीक्षा पाल जी का आंसर आ गया सर, ग्लोबल लैंग्वेज। बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी ने भी कह दिया, प्रभाती जी ने भी कह दिया, संजना दांगी जी का भी आंसर आ चुका है सर, एनसीएफ ने ग्लोबल लैंग्वेज कहा है। लक्ष्मी चौहान जी का भी आंसर आ चुका है। बहुत ही शानदार, उम्दा, अच्छा प्रदर्शन है आप सभी बच्चों का। जी हाँ, अरे जरूर सफल होंगे आप सब लोग, है ना, बिल्कुल।
बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। फिर से प्रश्न को मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। वॉट वी लर्न, जो हम सीखते हैं ना, इज नॉट वॉट वी आर टॉट। वो नहीं होता जो हम पढ़ा सकते। मतलब कुल मिला के बात ये है कि यहां पर ये बात ये कर रहे हैं कि आप सीख तो बहुत कुछ गए हो, लेकिन क्या सारी चीजें आप किसी को पढ़ा सकते हो? क्या बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्या आपको आती नहीं है? अरे आती तो है, बट क्या है मामला, एवरी इंडिविजुअल लर्नर्स हैज इट ओन पेस एंड एबिलिटीज। भाई सबकी अपनी अपनी गति होती है। कोई जल्दी सीख रहा है किसी चीज को, कोई थोड़ा सा लेट सीख रहा है, कोई बहुत फास्ट सीख रहा है, कोई मतलब रेमेडियल टीचिंग के बाद में सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टीचर कैन नेवर फुली मास्टर एनी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स लव टू पे अटेंशन टू ओनली इंफॉर्मेशनल डिस्कशन, या टीचर्स बैकग्राउंड डिफर फ्रॉम द स्टूडेंट्स, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपसे एक बात उन्होंने पूछी थी, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। क्यों परेशान हो रहा हूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने में? ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न है अगला, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज एंड इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स इज कॉल्ड। कितनी अच्छी बात कही है इन्हें। हमेशा इंसान को कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए? लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब यह है हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होय। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो बात हो रही है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। आप कुछ नया सीखे, नई स्किल्स आपने एक्वायर करी, नया नॉलेज आपने एक्वायर करा, आपने अपने आप को इंप्रूव करा। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था, जो पहले से आपको पता था, उसमें ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी हुई। जैसे क्या कहेंगे इसे? लर्निंग ही तो कहेंगे। लर्निंग मतलब सीखना। इसे ना टीचिंग कहेंगे, ना रीडिंग कहेंगे, ना लिसनिंग कहेंगे, इसे लर्निंग कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि अभी तक लगभग 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करा है। कुछ 2-5 क्वेश्चन ऐसे करवाऊं क्या जो मैं एक्सप्लेन ना करूं, सिर्फ आप पढ़े और करें? ये भी तो तैयारी होनी चाहिए ना हमारी, क्योंकि परीक्षा में तो ऐसा ही होगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं, है ना। पहले आप पढ़ो, आप समझो, मैं हट जाता हूं, उसके बाद मैं आपको करूंगा एक्सप्लेन। बताइए, जल्दी से बताइए। जी हाँ, ये आपको ही बताना है। आप ही पढ़िए और आप ही। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, मैं पूरी तरीके से हट चुका हूं। आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, पढ़ लिया, समझ लिया, उत्तर लगा रहे हैं सब लोग। उत्तर आ रहा है सी। देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप में से अधिकतर बच्चे जो है वो उत्तर लगा रहे हैं, और उत्तर लगभग सही है आपका। इसका मतलब ये है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है आपका, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है ये बेसिकली दो चीजों पर फोकस करती है। पहला इसका जो फोकस होता है वो होता है आपका लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर। और दूसरा जो है वो होता है आपका क्या, कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पर। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब यह है कि आप करेक्ट सेंटेंस को प्रोनाउंस कर पाए, करेक्ट सेंटेंस को फॉर्म कर पाए, ये बहुत जरूरी है, यानी कि भाषा आपकी सही हो उसमें। दूसरा है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का बेटा यहां पर मतलब यह है कि आप उसमें अप्रोप्रिएट लैंग्वेज कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करें, है ना। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करें, ये बहुत जरूरी है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। तो आपसे पूछा है कि किस चीजों पर फोकस करती है? प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर? नहीं, द स्ट्रक्चर एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंस। मात्र अकेली स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करती है ये। मैंने क्या बताया आपको? दो अलग अलग कॉम्पिटेंस इसमें आपको देखना है। पहला है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस प्लस एन एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, जिसे हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। यह भी आप खुद पढ़ो और आप खुद समझो। बताइए, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन परेशान नहीं होना है। पढ़ो, समझो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बताइए।
क्लास स्वाति जी रोज नहीं रहती है, ये दूसरी मैराथन क्लास है। पहली मैराथन क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था और कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे। आज सिर्फ क्वेश्चंस पहले लगवा रहा हूं, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं क्या कॉन्सेप्ट। हाँ, क्लास आज है सुबह 7 से 9, है ना। 9 बजे तक ये क्लास आपकी रहेगी, तो 9 बजे तक सब लोग, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे पता है ना, बच्चे इसीलिए कम हैं क्योंकि सो रहे हैं भैया, है ना। सो मत रे भैया, सुन लो हैं। अरे छोड़ो नींद, छोड़ दो ये रजाई, आ गए हैं दीपक सर, कर लो पढ़ाई, बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है। हाँ, कभी कभी, बिल्कुल कभी कभी क्या, आपको पहले ही सूचना मिल जाती है यूट्यूब पर, एक दिन पहले ही स्ट्रीमिंग डल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। नॉट ट्रू आपसे पूछा है रेमेडियल टीचिंग के बारे में। रेमेडियल टीचिंग इज ए प्री टीचिंग प्रोसेस दैट फैसिलिटेट द टीचर्स इन ए डायग्नोस्टिक लर्निंग डिफिकल्ट। पहले मैं आंसर देख लूं। आंसर आ रहे हैं ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, डी 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 डी, ए बी, मतलब मिलते जुलते आंसर आ रहे हैं। मतलब कि आधे बच्चे प्रश्न को समझ पाए, आधे बच्चे नहीं समझ पाए। जो नहीं समझ पाए उनको मैं पहले बता दूं कि धराशायी आप हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप इस प्रश्न को नहीं समझे हैं तो। भैया रेमेडियल टीचिंग क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, मतलब आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। यू आर नॉट ए एक्टिव लिसनर, यू आर ए पैसिव लिसनर। आप सिर्फ है ना सुन नहीं रहे मुझे, आप मुझे हियर कर रहे हैं। देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है किसी को ध्यानपूर्वक सुनना और एक एक चीज को मीनिंगफुल तरीके से समझना। और हियरिंग का मतलब यह है कि आप बैठे हुए हो, आपने मोबाइल रख लिया है, मेरी आवाज आपके कानों पर पड़ रही है, मजा आ रहा है, मार साहब बोल रहे हैं, बढ़िया, रजाई में पड़े हो आप, इधर नींद लग चुकी है आपको, आप सिर्फ हियरिंग कर रहे हो, मुझे आपको कोई लेना देना नहीं है। अरे मैंने क्या बताया था, रेमेडियल टीचिंग इज ए पोस्ट पोस्ट टीचिंग। पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद लास्ट में हम देखेंगे कि कहां कमी रह गई है, अब तो हम डायग्नोस करके फिर से पढ़ाएंगे। तो ये पोस्ट टीचिंग है ना, प्री टीचिंग कैसे हो सकती है। और पहले ही ऑप्शन में प्री टीचिंग लिखा था तो मैंने बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। आपसे पूछा नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है ना। इट इज नॉट ए प्री टीचिंग, इट इज ए पोस्ट टीचिंग मेथड। दूसरा, रेमेडियल टीचिंग इज ए रीटीचिंग प्रोसेस। यस, रीटीचिंग करते हैं, लर्निंग डिस्टॉर्शंस। रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम हेल्प द स्टूडेंट टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। यस, बच्चे को ये बताने का हम प्रयास करते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं जो इसके लिए जरूरी है, इस टॉपिक को सीखने के लिए आप सब कर सकते हैं। तो बच्चे को हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट को फॉलो करती है। तीनों ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन गलत था, आपसे पूछे वो था कौन सा गलत है, पहला वाला गलत है, जो गलत है वही सही है। खत्म हो गई बात। बताओ अब कहां समस्या आ रही भैया इसमें आपको। मुझे पता है ना, कॉन्सेप्ट सभी को आता है सर, प्रश्न पढ़ने में। अरे यार देखो, ये तो करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान रसरी आवाज जाते सिल पर होत निशान। बार बार अभ्यास आपको करना पड़ेगा, है ना। यस। Which of the following was recommended by the Kothari Commission 1966 with respect to lower primary level class 1 to 4? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये एक हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बड़ा विवाद हुआ था, एक विवादित क्वेश्चन भी है ये। कारण इसका ये है क्योंकि बेटा ध्यान दो, मैंने आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि भारत के अंदर जो कोठारी कमीशन है वो बना था 1964 में, और 1964 में कोठारी आयोग ने भाषा सूत्र की बात करी थी। 1964 में ये बना था और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी कोठारी कमीशन में। ठीक है ना। हाँ, प्रश्न पढ़ लो पहले अच्छे से, उसके बाद में बताता हूं। क्या बात है, क्या बात है रजावत जी, बच्चों के लिए टिफिन बनाते बनाते ही इस लेक्चर को देख रहे। धन्य है वो माँ जो इतने अथक प्रयासों के बाद भी उन्होंने अभी तक पढ़ना नहीं छोड़ा है। इतनी सारी डिफिकल्टी से बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, है ना। बिल्कुल आपको नमन है, वो सारी मेरी माताएं बहनें जो सुबह सुबह उठकर पहले बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उन्हें स्कूल भेजेंगे, उसके बाद भी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही देखकर मन प्रफुल्लित हो गया मेरा, है ना। बिल्कुल, क्या बात है, सैल्यूट। देखो ध्यान दो, ये प्रश्न विवादित है, क्यों है थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सभी बच्चे आंसर जो है वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दे रहे हैं, आपने प्रश्न को ठीक से पढ़ा नहीं है। फिर से यस, देखो
ध्यान से देखो, मैंने आपको बता रहा था कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग बना था 1964 में, 66 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। इसने त्रिभाषा सूत्र की बात करी थी, त्रिभाषा सूत्र यानी कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। और ये कहा था कि बच्चों को यानी कि जो बच्चे हैं उनको आपको 3 भाषाएं पढ़ानी है। हिंदी भाषी राज्य में पहली आपकी रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, रीजनल लैंग्वेज ऑब्वियसली हिंदी भाषी राज्य में हिंदी ही होती है, तो वो आपकी हो जाएगी। दूसरी आपकी इंग्लिश हो जाएगी, और तीसरी आपकी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो भारत के संविधान की अनुसूची यानी कि शेड्यूल 8 में लिखी हुई है। 22 भाषाएं, उनमें से आप कोई सी भाषा पढ़ा सकते हैं। ये बात करी थी किसने? कोठारी आयोग ने। आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा है उन्होंने, आपसे प्रश्न ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन 1960 विद रिस्पेक्ट टू द लोअर प्राइमरी लेवल। क्योंकि ये जो त्रिभाषा सूत्र है बेटा, ये आपका अपर प्राइमरी लेवल या हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल लेवल की बात हो रही थी। आपसे लोअर प्राइमरी लेवल स्पेसिफिक पूछा है, तो अपना दिमाग थोड़ा सा इतना लगाओ कि क्या लोअर प्राइमरी लेवल का मतलब ये पता है क्या होता है? 5वीं से भी नीचे, चौथी से भी नीचे, मतलब कि पहली, दूसरी और नर्सरी का जो बच्चा है उसकी बात हो रही है यहां पर। तो उस बच्चे से क्या अपेक्षा आप करेंगे? क्या उसको 3 भाषा सिखा सकते हैं आप? रीजनल भी सिखा दोगे आप, और मान लीजिए नॉन हिंदी बेल्ट है तो आप उसको इंग्लिश भी सिखा दोगे ना, हिंदी भी सिखा दोगे ना, सब सिखा दोगे उसको? नहीं। बात में इसीलिए इस प्रश्न को मैंने यहां पर रखा है क्योंकि एक विवादित प्रश्न था, इसका उत्तर आयोग ने अलग माना, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें 2 भाषा की बेसिकली उन्होंने बात करी थी। पहली तो उन्होंने कही थी कि जो आपका प्री प्राइमरी लेवल है या फिर लोअर प्राइमरी जो लेवल है, यहां पर आप बच्चों को 2 भाषाएं पढ़ाएंगे। पहली पढ़ाएंगे आप बच्चे को रीजनल लैंग्वेज, और दूसरी कोई सी भी आप नेटिव लैंग्वेज बच्चे को आप पढ़ा सकते हो। ये टर्म एज इट इज लिखे हुए वहां पर। बच्चों को आप रीजनल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। रीजनल में कोई सी भी हो सकती है, हिंदी भाषी राज्य में हिंदी होगी, है ना, और नॉन हिंदी बेल्ट में कोई सी भी भाषा हो सकती है, और नेटिव में भी आपकी कोई सी भाषा हो सकती है। मतलब कि अगर रीजनल हिंदी है तो नेटिव इंग्लिश भी हो सकती है या कोई दूसरी भाषा भी हो सकती है। ठीक है, तो प्री लोअर प्राइमरी लेवल पर 2 शब्द लिखे हुए, रीजनल और नेटिव। तो मतलब कि यहां पर आंसर होना चाहिए 2 लैंग्वेज, रीजनल एंड नेशनल। नेशनल या नेटिव मैं कह दूं, नेशनल नेटिव, है ना। हाँ, यस, नेशनल से इसको इंप्रूव कर लीजिए, नेटिव नहीं है ये नेशनल है। तो रीजनल लैंग्वेज और दूसरी आपकी कोई सी भी नेशनल लैंग्वेज आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई 2 भाषा की। लेकिन यहां पर जो ईएसबी है, क्योंकि पिछली बार का ही प्रश्न है ये, ईएसबी ने आंसर सही माना इसमें 1 लैंग्वेज, और जिसको हम कहते हैं रीजनल लैंग्वेज। तो पता नहीं क्यों भांग खा के बैठे थे वो वहां पर कॉपी चेक करने के लिए या फिर उत्तर की बनाने के लिए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन 1966 विद रिस्पेक्ट टू द लोअर प्राइमरी लेवल। लोअर प्राइमरी लेवल पर तो 2 भाषाओं की उसने बात करी है बेसिकली, इन दोनों की। तो फिर सिर्फ एक लैंग्वेज क्यों दे रहा है? ये रीजनल की तो करी है, लेकिन इसके अलावा एक नेशनल लैंग्वेज की भी उसने बात करी है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बी होना था, लेकिन क्योंकि जो आपका आयोग है उसने आंसर मान लिया है भैया डी, इसीलिए मैंने आपको, मैं जब एप पे भी क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने आपसे छेड़ा नहीं, मैंने कह दिया कि डी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसने ये माना तो अब मैं क्या करूं इसमें, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से मैं भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर देता तो मैं इसका 2 लैंग्वेज ही देता। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो ऐसे विवादित प्रश्न भी हो सकते हैं, उनको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सचेत रहना है बस। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजुअल एड? चाक, बोर्ड एंड डस्टर, फ्लैश कार्ड एंड चार्ट, रेडियो, ऑडियो टेप। ऑब्वियसली ये रेडियो, ऑडियो टेप और सीडी है, ये सारे के सारे ऑडियो है, और फ्लैश कार्ड एंड सॉफ्ट बोर्ड ये सारे के सारे विजुअल है। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इजी है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए। चलिए, हाँ बिल्कुल, विवेक जी हैं, आपको क्या लेने देना? प्रिया जी का एग्जाम कब है? अरे भैया प्रिय, आप पढ़ लो, हैं कब है उनका एग्जाम, उससे आपका क्या लेना देना विवेक जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द टर्म क्रिटिकल लिसनिंग मींस, क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब ये होता है टू इवेल्युएट ए मैसेज एंड रिस्पॉन्ड विद देयर ओपिनियन, टू लिसन, टू लर्न समथिंग, टू यूज एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज, या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। देखिए बहुत ही इजी है। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब ये है कि जहां पर आप सुनने के बाद में समझ विकसित कर पाए, जहां पर आप सही गलत का पता लगा पाए, जहां पर आप कॉम्प्रहेंस कर पाए, तो इसका मतलब है जहां पर आप इवेल्युएट कर पाए मैसेज को और रिस्पॉन्स दे पाए, रिस्पॉन्ड आप कर पाए अपने ओपिनियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला एक और लेंदी प्रश्न, लेकिन बहुत इजी प्रश्न। हाँ,
सुबी जी 8 प्रश्न के बाद में ग्रामर ही आ रही है, 22 के बाद में ग्रामर ही आ रही है, निश्चिंत रहिए आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड ए टीचर consider remedial classes as an effective measure to ensure effective learning? Few students in our class have a low attention span and are unable to perform well in class activities and formative assessment. Few students in our class are preparing for a quiz competition and need extra input from the teacher to perform well in the quiz. The teacher missed out a few points when the topic was first taught in the class, if in none of the above. प्रश्न समझ में आ गया? बात हो रही है रेमेडियल टीचिंग की, आप सभी इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है यहाँ पर, इफेक्टिव और रेमेडियल क्लास की। बताइए जल्दी से। हाँ, मतलब कि इफेक्टिव तरीके से लर्निंग के लिए टीचर यहां पर रेमेडियल क्लास कब कंडक्ट कर सकता है? वो तब कंडक्ट करेगा ना जब बच्चों को दिक्कत आ रही है, बच्चों को किसी टॉपिक को समझने में परेशानी आ रही है, तो हम रेमेडियल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्यू स्टूडेंट्स इन आवर क्लास हैव ए लो अटेंशन स्पैन, पढ़ो प्रश्न को, एंड आर अनेबल टू परफॉर्म वेल, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो ध्यान कम दिया था उन्होंने। तो बिल्कुल एक्टिविटीज एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, और उन्हें जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर बच्चे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें फॉर्मेटिव असेसमेंट की जरूरत है, उन्हें बार बार आपको प्रयास करना पड़ रहा है, तो कुल मिला के उन्हें ही आपको रेमेडियल टीचिंग देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां तो भैया बच्चे खुद से कर रहे हैं, फ्यू स्टूडेंट इन क्लास आर प्रिपेयरिंग फॉर ए क्विज कंपटीशन, खुद से कर रहे हैं क्विज, और उन्हें टीचर की हेल्प लग रही है, तो उसे रेमेडियल थोड़ी नहीं कहेंगे हम, खुद से कर रहे हैं तो अपना दिमाग तो वो लगे ही रहे हैं ना, तो यहां पर नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए, कोई दुख दर्द समस्या परेशानी तकलीफ हो तो आप कमेंट में जाहिर कर सकते हो। बहुत बढ़िया। हाँ, विवेक भैया 25 को है, प्रिया जी का उत्तर मिल गया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, तो व्हाट वुड बी सजेशन ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन डाइवर्स क्लासरूम? देखिए क्या है कि जो YouTube पर क्लासेस रहती है, जो लाइव क्लासेस रहती है, इसमें आप पर्सनली क्वेश्चंस ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है, सबका ध्यान भी भंग होता है ना। अब यहाँ पर जनरली क्या होता है, बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छे दोस्त है ना, कुछ लोग यहाँ पर सिबलिंग्स भी है, मतलब भाई बहन भी है, कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त है, कुछ लोग वो भी है जो आप समझ रहे हो, सब तरह के लोग हैं यहाँ पर। अब आप जब बातें करते हो ना, तो टीचर को तो ये लगता है कि यार ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम तो यही बोलेंगे ना आपको कि यार परेशान मत करो। अब हो सकता है कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो और डांट दिया जाए टीचर के द्वारा, तो प्लीज आप बातें बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ, चलो, व्हाट वुड बी सजेशंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन डाइवर्स क्लासरूम? बताइए, डाइवर्स क्लासरूम में क्या सजेशन रहेगी, आप किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओगे जहां पर अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं। इंटरेक्शन सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट शुड बी मोर, बिल्कुल होना चाहिए भैया, टीचर और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन भरपूर होना चाहिए अगर डाइवर्स क्लासरूम है तो, ठीक है। टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्स, क्या बात कर रहे हो, विद द लर्नर, क्यों? जब डाइवर्स क्लासरूम में पहले ही कह दिया विविधता से भरा हुआ क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो सिर्फ इंग्लिश में बात क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। टीचर्स नॉलेज ऑफ स्टूडेंट डाइवर्स कल्चर informs a teacher, teachers knowledge of students diverse culture inform a teacher, नहीं, all of the given option नहीं नहीं। what would be the suggestion of teacher, बात हो रही है इंटरेक्शन की, पहले ही ऑप्शन आपका सही है, इंटरेक्शन, प्रॉपर इंटरेक्शन सेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट शुड बी मोर, यहां पर इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, मतलब कि दोनों एक दूसरे से बात करें, टू वे कम्युनिकेशन हो, काफी इंटरेक्टिव सेशन अगर रहेगा तो टीचर भी बच्चों की भावनाओं को समझेगा और बच्चे भी टीचर की भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि ध्यान रखना एक टीचर अलग अलग बहुत सारी भाषाएं नहीं जान सकता है ना। रुको 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 रुको, टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश विद द लर्नर्स, टीचर्स नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स डाइवर्स कल्चर इन्फॉर्मेशन, अच्छा अच्छा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन से है, ठीक है, मुझे लगा नन ऑफ द अबव। देखो मैंने बोला ना, मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया अभी एक कमेंट ने, है ना, वो कमेंट ने डिस्ट्रैक्ट करा, दिमाग हो गया इधर उधर, तो ये भी भगवान ही करवा रहा है ऊपर से कि देखो मास्टर डिस्ट्रैक्ट हो गया तो आप कौन सी बड़ी चीज है ना। बगल में जब आप पेपर दे रहे हो, कोई बगल में कोई बैठा हुआ है, वो कोई हरकत कर रहा है, आप देखोगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैं नन ऑफ द अबव पढ़ पढ़ के और दिए जा रहा हूं, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आएंगे भैया इसमें, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, कि करना है बच्चों को टीचर के साथ में, टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश, ठीक है, और टीचर्स नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स डाइवर्स कल्चर इन्फॉर्म में टीचर, ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन दिया था इसलिए वो आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सरकारी ऑप्शन धोखा नहीं देता है, ये
मुझसे गलती हुई है, मानवीय भूल है, और ये गलती भी क्यों हुई है उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है ना। जल्दी जो है वही, बिल्कुल हाँ, नहीं जिनने डी दिया है उनका आंसर सही है भैया, जल्दी नहीं करना है। मैं पता नहीं क्यों जल्दी कर रहा हूँ, मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँ, लेकिन बस ये जल्दी है ना, ये कभी कभी परेशान हो जाती है, परेशानी का कारण भी जल्दी बनती है। देखो यहाँ पर aspect of effective language classroom is to provide learners with an opportunity to interaction, assessment, imitation या interference। बताइए, जितने हो पाएंगे उतने ही करेंगे, बिल्कुल। हाँ, ग्रामर करेंगे ना, ग्रामर करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बताइए भैया, एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्शन, असेसमेंट, इमिटेशन या फिर इंटरफेरेंस। इमिटेशन मतलब होता है नकल करना, असेसमेंट मतलब आप सभी को पता है आकलन, और इंटरफेरेंस मतलब भी आपको पता है बाधा बनना, इंटरफेरेंस। तो इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम की अगर मैं बात करें तो ये तो आपको इंटरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, चलो, यस। अगला प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिए। प्रश्न है, हाउ ए प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कैन बी डिस्क्राइब। हाउ ए प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कैन बी डिस्क्राइब, बताइए। बहुत बढ़िया, राइटिंग के बारे में आपसे पूछा था यहाँ पर, और आपको बताना है 25वें प्रश्न का उत्तर बेटा। जी हाँ, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। देखो, राइटिंग है, आप सभी को पता है, जब हम राइटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइटिंग के दौरान धीरे धीरे इंसान सीखते हैं ना, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ये तो आपको पता ही होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ये आपकी, है ना। पहले मैंने आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, आप लिखेंगे तो उसके पहले क्या करेंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर आपका कंटेंट आप तैयार करेंगे, फिर आप लिखेंगे, है ना। तो एक एक प्रोसीजर है। या फिर मैं कह दूं कि जब इंसान राइटिंग सीखता है तो पहले वो वर्ड से सीखता है, वर्ड के बाद में पहले एक शब्द फिर दो शब्द, वर्ड के बाद में धीरे धीरे वो सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करता है, और उसके बाद में बड़े बड़े फ्रेजेस बनाना स्टार्ट करता है। तो ये कैसी अप्रोच है, इस तरह की अप्रोच को हम बेटा बॉटम अप, मतलब बॉटम से उठकर ऊपर जा रहा है वो, तो इट इज कॉल्ड ए बॉटम अप अप्रोच। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप डाउन इसका अपोजिट होता है। टॉप डाउन, आपसे अगर प्रश्न पूछते हैं कि बच्चा जब मातृभाषा सीखता है या बच्चा जब रीजनल लैंग्वेज सीखता है तो वो कौन सी अप्रोच से सीखता है, तो वो होती है आपकी टॉप डाउन। क्योंकि उसमें बहुत बार क्या होता है कि बच्चा पूरा सेंटेंस सीख जाता है ना, मम्मी पानी दे दो, या बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा एक सेंटेंस एक वर्ड पहले मतलब सीख जाता है, और बाद में उसे उन चीजों का ज्ञान होता है कि इसमें ग्रामर कौन सी लगी है, इसमें वोकेबलरी क्या यूज हुई है, तो वो होता है आपका टॉप डाउन। बताइए। हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, लाडली खाटू बाबे वाली की क्या बात है, खाटू श्याम की जय हो। और नहीं डरना है, अब तो जब खाटू बाबा का आपके ऊपर आशीर्वाद है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले, रोल प्ले मतलब बच्चों से अलग अलग तरह के रोल क्यों प्ले करवाए जाते हैं, ये जो कंपटीशन हम करवाते हैं स्कूल में, है ना, तो ये क्यों करवाते हैं हम, टू इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल, टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, या टू डेवलप द एक्टिंग टैलेंट। देखिए, बिल्कुल सारे ऑप्शन पढ़ने में आपको सही लगेंगे, एक आधी गलत लगेगा बस रीडिंग हैबिट वाला, लेकिन यहां पर मोर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा मोर इफेक्टिव आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न, कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग मेनली फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि भाषा के अंदर जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट ही यही है कि बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाए, खुद से बच्चा क्या कर पाए, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, लर्नर जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करे। तो क्या एंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर इन क्लासरूम, या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन देख के ही गलत लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर लर्नर को हमें इंगेज करना है, ठीक है ना, और एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, बच्चा जो है वो खुद से न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करे। कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज जो है इसका मतलब ही ये होता है कि बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करे, खुद से वो एक्सप्लोर करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, और इसका उत्तर आप सभी को देना है। प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, पहले आप पढ़िए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पढ़ने के बाद। करिए जल्दी से।
चलिए, आपने पढ़ लिया होगा प्रश्न, अब मेरी बारी है। प्रश्न बोल रहा है टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क हर लर्नर्स टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 or 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम द होम। ठीक है, एक टीचर जो है 7वीं कक्षा का, उसने बच्चों से कहा कि कम से कम 2 से 3 चीजें घर से लेकर आना। एंड शी आस्क, शी मतलब कि महिला शिक्षिका है, और उन्होंने कहा टू एक्सचेंज द ऑब्जेक्ट अमंग देमसेल्व, और बच्चों से कहा कि सभी अपने अपने जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से बदल लो। ठीक है ना, कोई बच्चा जो है वो कैंची लाया है, कोई बच्चा जो है वो हथौड़ा लाया है, तो हथौड़े वाले को कैंची दे दो, कैंची वाला हथौड़े को दे दो, मतलब एक्सचेंज कर लो अपने अपने सामान। शी नाउ आस्क्ड देम, और उन्होंने अब क्या करा, टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन देयर हैंड्स इन एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। उन्होंने कहा कि जो आपके हाथ में अब जो ऑब्जेक्ट है, अब जो वस्तुएं हैं, कम से कम 10 वाक्य बोलो इस पे। What are the object known as in language teaching learning material? आपको बताना है कि क्या कर रही है टीचर यहाँ पर, किस चीज का यहाँ पर यूज कर रही है, टीचर्स मटेरियल का। क्या टीचर खुद घर से लेकर आई क्या वो मटेरियल जो बच्चों को दिए? नहीं, बच्चे तो खुद लेके आए वो, और बच्चे अगर लेके आए हैं तो ऑब्वियसली वो वही चीज लेके आएंगे ना जिनको वो जानते हैं, पहचानते हैं, जो उनके घर में अवेलेबल थी। समझ रहे बात का आप? तो टीचर्स मटेरियल तो हो नहीं सकता। इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग या होम ऑब्जेक्ट या फिर रियलिया, ध्यान रखना करेक्ट वर्ड इसके लिए होगा रियलिया। रियलिया मतलब बेटा ऐसी चीजें जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बच्चों के द्वारा ऑलरेडी जाने पहचाने ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रियलिया। तो टीचर यहाँ पर रियलिया का यूज कर रही है, और रियलिया का यूज करके, रियलिया का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे बच्चे ऑलरेडी नोन है, उन ऑब्जेक्ट का यूज करके वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना चाह रही है बच्चों को। हाँ बिल्कुल, बताना चाह रही है ताकि बच्चे खुद से सेंटेंस वाक्य जो है वो क्रिएट कर सके। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर सही है। सपना जी, पुष्पराज जी, दीक्षा जी, संजना जी, ब्यूटी क्वीन, सभी का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th आर आस्क्ड बाय देयर इंग्लिश टीचर, 7वीं कक्षा के बच्चे हैं, वो इंग्लिश टीचर से बात कर रहे हैं, टू राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ द जोड़ी। नहीं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th आर आस्क्ड बाय देयर इंग्लिश टीचर, टीचर ने कहा बच्चों से क्या, टू राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ द जोड़ी आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। ध्यान रखना, प्रश्न अच्छे से पढ़ना। जोड़ी एक कैरेक्टर है, एक स्टोरी बच्चों को पढ़ने के लिए दी है, उसमें जो जोड़ी कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ नोट लिखना है बच्चों को। दिस इज जॉडीज फॉन, ये उस टॉपिक का नाम है, फ्रॉम देयर इंग्लिश बुक, उनकी किताब के। विच काइंड ऑफ रीडिंग रिक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट इन देयर सिचुएशन। कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टीचर ने एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक नोट पढ़ने के लिए बच्चों को दिया और कहा दिया कि अब इसमें से जो जोड़ी है ना पर्टिकुलर, उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। तो आप खुद बताइए, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बच्चों से पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्कैनिंग हो रहा है, स्कीमिंग हो रहा है, लाउड रीडिंग हो रहा है या एक्सटेंसिव रीडिंग हो रहा है, खुद बता दीजिए। ये विष्णु जाटवा जी गुड मॉर्निंग, बताइए। साइड हो गए लक्ष्मी जी, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, बताइए जल्दी से। कितना इजी प्रश्न है ये। यहाँ पर स्कैनिंग हो रहा है या स्कीमिंग हो रहा है? एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बच्चे वहां से ले रहे हैं और उसके बाद में उसके ऊपर बच्चों को नोट लिखना है। वेरी गुड, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्कैनिंग हो रहा है ना, स्कैनिंग मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ग्रेब करना, इट इज नॉन एज स्कैनिंग। अब मैं नहीं बताऊंगा बेटा स्कैनिंग स्कीमिंग, बहुत बार बता चुका हूं मैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज काय का, पेडागोजी का, इसके बाद ग्रामर। हाँ सॉल्व कर लेंगे हम पैराग्राफ। बहुत बढ़िया सपना जी, स्पेसिफिक डिटेल्स स्कैनिंग, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला प्रश्न है, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंपल एंड सिमिलर साउंड लाइक केट, बेट, रेट, मेट एटसेट्रा, विच मैक्सिम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग विल ए टीचर यूज। बताइए कौन सी मैक्सिम यहाँ पर टीचर यूज कर रहे हैं जब वो केट, बेट, रेट, मेट पढ़ा रहे बच्चों को। गुड मॉर्निंग अर्ची सिंह जी। अच्छा, अब आप अब उठे हैं मतलब कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जो बच्चे लेट जुड़े हैं क्लास में बेटा, वो क्लास को क्या बोलते हैं, अभी से आप जुड़िए, ये यहां से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाकी की क्लास आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर देख सकते हैं। मूवमेंट फ्रॉम नॉन टू अननोन, नहीं, जब बात केट, बेट, रेट, मेट पढ़ा रहे हैं तो यहां पर ये तो ठीक नहीं लग रही मैक्सिम। मूवमेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल डोमेन टू लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, आगे ऑप्शन पढ़ते हैं आगे। प्रोग्रेशन फ्रॉम इंडक्शन मेथड टू डिडक्शन, या इंट्रोड्यूसिंग सिमिलर एग्जांपल फ्रॉम डे टू डे लाइफ। अब देखो ज्यादा करेक्ट कौन सा लग रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है ना कि यहां पर वो सिमिलर एग्जांपल जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं उनको बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रही है, उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टीचर जो है आपके, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसीलिए ऑप्शंस को सारे पढ़ना है। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन में पहले मैंने भी गलती कर दी थी,
चलिए भैया, उसमें मैंने क्या करा था कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा था, और मैं नन ऑफ द अबव को तो मैं जनरली छोड़ ही देता हूँ, है ना, कि उसको बाद में ना ही पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन तो कोई ना कोई होगा। लेकिन ऑल द अबव आ जाए तो उसमें कभी कभी हाँ हो जाता है। डी फॉर दीपक सर, बहुत बढ़िया दीक्षा जी। और विवेक ने भी लिख दिया है डी फॉर दीपक, क्या बात है। हाँ, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये एक पैराग्राफ है बेटा, हो सकता है कि इसका फॉन्ट छोटा है तो आपको दिखाई कम दे। मैं इसको पढ़ता हूं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा, और उसके बाद में हम क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन पैराग्राफ, अच्छा क्या बात है गुंजन जी, बहुत बढ़िया। आपने इसलिए पढ़े होंगे ये टेस्ट सीरीज में क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। टेस्ट सीरीज में हमने जिन बच्चों ने सत्यारी शर्मा क्लासेस की टेस्ट सीरीज परचेस की है, वहां पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डलवाए हैं, इसीलिए आपने ये पढ़े होंगे। बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है। ध्यान देना बेटा, ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ आपको इस तरह के आएंगे, बिल्कुल लेंदी पैराग्राफ भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं। मैंने दोनों रखे हैं, ये लेंदी है, इसके आगे वाला पैराग्राफ छोटा है। अब पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए पैराग्राफ सॉल्व करने की, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पैराग्राफ बाद में पढ़ना है। पहले क्वेश्चंस देख लो, 5 क्वेश्चन है, 5 सेकंड लगेंगे। किस तरह के प्रश्न है, आपको पैराग्राफ से 8 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे पैराग्राफ से 7 आ सकते हैं। मेरी ये समझ है कि 8 और 7 आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, दोनों से एक में 8 रहेंगे, एक में 7 रहेंगे, 8 7 15, यानी कि 15 क्वेश्चन ये हो गए आपके ग्रामर और पैराग्राफ कॉम्प्रहेंशन सभी के, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होने चाहिए मेरी समझ के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऐसे ही आया था। ठीक है, अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे बाद में, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रश्न लगाएंगे। ठीक, तो प्रश्न को देखेंगे, लगाएंगे नहीं, पहले देखेंगे क्या पूछना चाह रहा है। क्या हमें एक्सटेंसिव रीडिंग करने की जरूरत है, इंटेंसिव, स्कीमिंग, स्कैनिंग, क्या करने की जरूरत है, कौन सी रीडिंग करने की जरूरत है, ये अप्रोच बता रहा हूं मैं, हाउ टू सोल्व ए पैराग्राफ इन योर एग्जामिनेशन, ध्यान रखना। तो महाराणा प्रताप के ऊपर पैराग्राफ है, ये हमें बाहर बाहर देखने में पता चल गया कि महाराणा प्रताप के बारे में बात हो रही है, मतलब कि आपने स्कीमिंग टेक्निक का यूज तो कर ही लिया, 5 सेकंड लगे आपको। फिर हम देखेंगे पहले प्रश्न, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। पहला प्रश्न है आपका, क्योंकि देखिए प्रश्न पढ़ने के बाद में क्या होता है बेटा, कि हमारा दिमाग, हमारा ध्यान जो है, माइंड का ये गेम है पूरा का पूरा, वो वहीं जाएगा सीधे सीधे जहां पर आंसर लिखा हुआ है। तो इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज हु वाज द 54th रूलर ऑफ द मेवाड़ इन द लाइन ऑफ द सिसोदिया राजपूत। अब देखिए प्रश्न आ गया, हमने पैसेज तो पढ़ा नहीं है, इसका उत्तर लगाएंगे, तुक्के नहीं मारना है। हम क्या करेंगे, पहले सारे प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे, तो वो जल्दी हम पढ़ पाएंगे। ये तरीका होता है पैसेज सॉल्व करने का, चाहे आप कोई सी लैंग्वेज में करो, चाहे आप हिंदी का पैसेज सॉल्व करो, चाहे आप इंग्लिश का करो, किसी भी विषय का आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, एक नजर में सिर्फ देखना है, एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, उसके बाद में हम स्कैनिंग टेक्निक का यूज करके पर्टिकुलर आंसर को ढूंढेंगे। तो देखो यही तो सारी टेक्निक यूज हो रही है। आपको यहां पर इंटेंसिव रीडिंग नहीं करना है, आपको यहां पर एक्सटेंसिव रीडिंग भी नहीं करना है, ना ही आप यहां पर स्कीमिंग टेक्निक का यूज करेंगे पढ़ते वक्त। स्कीमिंग टेक्निक का यूज सिर्फ क्वेश्चन देखते वक्त करेंगे, और पढ़ते वक्त आपको स्कैनिंग करना है, यानी कि जो क्वेश्चन ने पूछा है स्पेसिफिक वही इंफॉर्मेशन आपको ढूंढना है। समझ गए? ठीक है, अब देखिए यहां पर बेटा, तो आपसे पूछा है कौन सा रूलर है 54, तो आपको बताना है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न होगा, समझ में आ गया। ठीक है, आंसर तो इसमें दे रखे हैं, तो सारे क्वेश्चन कैसे देखेंगे फिर हम, मैं हट जाता हूं, मैं मतलब थोड़ा आंसर को छिपा देता हूं, है ना। चलिए, मजा नहीं आएगा, मजा तो नहीं आएगा, पर प्रश्न देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड मुगल फोर्सेस इन द बैटल। ठीक है, इसके लिए भी मतलब हमें प्रश्न पढ़ना पड़े, पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला है द ब्लडी सेज ऑफ चित्तौड़गढ़ हेड लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और अगला है फिर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। ठीक है, इसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अगला है द डिजायर ऑफ द नोबल प्रिवेल। ठीक है, मतलब हम समझ गए कि इसमें कुछ क्वेश्चंस तो ग्रामर के हैं और कुछ क्वेश्चंस इसमें पैराग्राफ से डायरेक्टली पूछे हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर तो क्या है बेटा, क्योंकि ये स्लाइड जो है ना, इस स्लाइड में क्वेश्चन अलग अलग है, इसीलिए मुझे इतना मेहनत करनी पड़ रही है, इतना प्रयास करना पड़ रहा है। वहां पर तो आपको तुरंत इस साइड में आधे में आपको पैराग्राफ लिखा होगा और आधे में इधर क्वेश्चन होंगे, या तो ये पैटर्न हो सकता है आपका। ठीक है ना, तो आपको परेशानी नहीं आएगी वहां पे सॉल्व करने में। एक मिनट रुकना, मेरी आंख में कुछ घुस गया है। हाँ, तो बेटा वहां पर आपको परेशानी नहीं आएगी, यहाँ पे परेशानी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि ये अलग अलग स्लाइड में दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें एनिमेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हमसे 54, अब देखो प्रश्न पढ़ा था हमने स्कीमिंग टेक्निक का था, तो हमसे 54 रूलर के बारे में पूछा था, सीधा ढूंढो यहाँ पर 54 रूलर कौन है। तो हालांकि टॉपिक महाराणा प्रताप के बारे में है तो वही होंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। ठीक है, 54 कहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से देखो। अब ये इतने छोटे अक्षर बना दिए इन्होंने कि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना
ये देखो 54th रूलर ऑफ मेवाड़, ये आ गया 54th रूलर ऑफ मेवाड़, कौन है भैया? थ्रोन इज द महाराणा प्रताप द 54th रूलर ऑफ मेवाड़। देखिए ये मिल गया आंसर, महाराणा प्रताप द 54th रूलर ऑफ मेवाड़। सीधे आंसर, स्कीमिंग टेक्निक नॉट स्कैनिंग, सॉरी स्कैनिंग टेक्निक, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल गई हमें जो हम ढूंढ रहे थे। किससे? क्योंकि हमने स्कीमिंग टेक्निक का यूज किया था इसके पहले क्वेश्चन पढ़ते वक्त, तुरंत मिल गया हमें। तो कुछ क्वेश्चन तो जो ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, सीधे आप फोकस करेंगे उस पर। शिवांशी जी माफी चाहता हूं मैं, आप थोड़ा सा भाषा का यूज सही कीजिए। साइड में होते नहीं हो, अरे साइड में इसलिए नहीं हो रहा हूं क्योंकि मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं आपको इवेल्युएट नहीं कर रहा हूं कि आपको ये आता है नहीं आता, आपको सब आता है, मुझे पता है ये बात। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं बेटा कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, आपको ही लगाना है तो मैं हट जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा ऐसा बोलो ना कि सर प्लीज हट जाइए, साइड में होते नहीं है सर आप, फिर ऊपर नीचे हमें करना पड़ता है, ये कोई बात होती है क्या? हाँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हैं शिवानी जी, ठीक है। वही तो मुझे लगा कि सर आप नहीं हो रहे, मैंने कहा भैया मैं तो यार क्या ही करूं यार, मैं गरीब हूं क्या बोलूं अब मैं। ठीक है, देखो बेटा साइड में नहीं होते, ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो वो देख लेना आप कंडीशंस के हिसाब से। महाराणा प्रताप was born in हिंदू राजपूत फैमिली, ठीक है। उदय सिंह सेकंड जो है ये क्या है? मेवाड़ एंड राजपूत फैमिली टू उदय सिंह सेकंड ऑफ मेवाड़ एंड जयवंता बाई, ये इनके मम्मी पापा का नाम है। हिज यंगर ब्रदर वर शक्ति सिंह, विक्रम सिंह एंड जगमल सिंह। बहुत बढ़िया, इनके यंगर ब्रदर जो है वो ये तीनों हैं, इनका नाम आपको पता चल गया है। प्रताप आल्सो है टू स्टेप सिस्टर, दो उनको बहन थी, चंद कुंवर और मान कुंवर। ठीक है, तो देखो जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज समझ में आ जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद में सॉरी सॉरी देखिए कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, एग्जाम का बोल रहे हो, ठीक है, माफी चाहता हूँ शिवांशु जी। फिर कहा में आगे, ही वॉज मैरिड टू अजबदे पुअर ऑफ Bizolia and he had married 10 other women and was survived by 17 sons and 5 daughters including Amar Singh first। ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। He belonged to the royal family of मेवाड़, मेवाड़ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। After the death of उदय सिंह in 1572 रानी धीरबाई wanted her son Jagmal to succeed him but senior courtier preferred Pratap is the eldest son to be their king। ठीक है, ये चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो बने। आगे बात समझ में, द डिजायर ऑफ द नोबल्स प्रिवेल्ड, उदय सिंह डाइड इन 1572 एंड प्रिंस प्रताप असेंडेड द थ्रोन एज महाराणा प्रताप। बहुत बढ़िया है ना। तो महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था ना वो प्रिंस प्रताप था, ये भी आपको बताना चाहिए। द 54th रूलर ऑफ मेवाड़ इन द लाइन ऑफ द सिसोदिया राजपूत, जगमल सोर रिवेंज एंड लेफ्ट फॉर अजमेर टू ज्वाइन द आर्मीज ऑफ अकबर एंड ऑब्टेन द टाउन ऑफ द जहानपुर। ठीक है, जहाजपुर एज ए जागीर एज ए गिफ्ट इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प द ब्लडी सेज ऑफ चित्तौड़गढ़। देखिए एक क्वेश्चन आया था ब्लडी सेज से। द ब्लडी सेज ऑफ चित्तौड़गढ़ इन 1567-1568 had led to the loss of the fertile eastern belt of Mewar to the Mughals। ठीक है, however the rest of the wooded and hilly kingdom in Aravalli range was still under the control of Maharana Pratap। Mughal emperor Akbar was intent on securing a stable route to Gujarat through Mewar when Pratap Singh was crowned king Maharana in 1572। Akbar sent a number of envoys including one by Raja Man Singh of Amer, फिर entreating him to become a vessel like many other rulers in Rajputana। When Pratap refused to personally submit it to Akbar, war became inevitable। The battle of Haldighati was fought on the 18th June 1576 between Pratap Singh, बहुत बढ़िया, and मुगल फोर्सेस लेड बाय मान सिंह। और मान सिंह ने इसको क्या करा था, आमेर के जो मान सिंह है वो इनकी तरफ से आए थे। ठीक है, द मुगल वर विक्ट्रियस, मुगल लोग जो है इसमें जीत गए थे, एंड inflicted significant casualty among the Mewars but failed to capture the Pratap। The site of the battle was a narrow mountain pass of Haldighati near Gokunda। ठीक है, modern day of Rasamand in Rajasthan। Pratap Singh filled a force of around 3000 cavalry and 400 bhil archers। The Mughal were led by Man Singh of Amber who commanded an army numbering around 10,000 men। ठीक है, ये जो पैसेज है ये हमने पढ़ लिया। अब देखो कितना लेंदी पैसेज है ये,
मुझे पता है छोटा छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये अप्रोच बता रहा था आपको, पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद में आपको ये पढ़ना है टॉपिक, और टॉपिक पढ़ने के बाद में, क्योंकि हम अब हमने यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में बस गई है, जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो अब हम लगाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि यहां पर मामला यह है कि स्लाइड इधर से उधर है, तो देखो मैं अप्रोच आपको बता देता हूं, सोल्व आप कर लेना। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज हु वाज द 54th रूलर, क्लियर लगा देंगे, महाराणा प्रताप अभी आया था, महाराणा प्रताप वाज द 54th रूलर, है ना, प्रताप नाम से वो बैठे थे, प्रताप, प्रिंस प्रताप नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड मुगल फोर्सेस इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अभी हमने पढ़ा हल्दी घाटी में, आपसे पूछा है शक्ति सिंह, जगमल सिंह, मान सिंह फर्स्ट या फिर जागीर शाह। मैंने बताया था आमेर की तरफ से कौन लड़ा है, मान सिंह फर्स्ट लड़े थे आमेर की तरफ से, ये उसमें लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, देखो मैं फिर से बता देता हूं आपको, है ना। अब हमने पढ़ लिया है तो हमारा दिमाग सीधे वहीं जाएगा। ये देखो, ये कहां गए, कहां गए, सीधे वहीं, ये मान सिंह फर्स्ट, है ना, लेड बाय द मान सिंह फर्स्ट ऑफ आमेर। देखो बिटवीन प्रताप सिंह एंड मुगल फोर्स लेड बाय द मान सिंह फर्स्ट। मुगल फोर्स जो है वो मानसिंह फर्स्ट के बाद में आमेर के, और इधर आपके प्रताप सिंह, मतलब वही आपके महाराणा प्रताप। ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन जो दिए थे उनके अनुसार, क्योंकि ऑप्शन में आपका प्रताप नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है कि हो अमंग द फॉलोइंग लेड मुगल फोर्सेस, मुगल फोर्सेस को किसने लीड करी थी, तो वो आपके मानसिंह फर्स्ट ने लीड करी थी, ये हमें वहां पर पता चल गया है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद आंसर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरी तो यही अप्रोच होती है सॉल्व करने की। ठीक है, द ब्लडी सेज ऑफ चित्तौड़गढ़ हैड लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रताप गॉट मैरिड टू असबडे पुअर ऑफ द बिजोलिया, जगमल सक्सीड बट सीनियर courtiers preferred प्रताप, the loss of the fertile eastern belt of the मेवाड़ to the मुगल, the death of the विक्रम सिंह एंड जगमल सिंह। देखो मैंने पढ़ा, अब मैंने आपको यही बताया कि मैंने पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करा, और ना आपको करना है। अगर आपने द्वितीय भाषा के रूप में बेटा अगर इंग्लिश सेलेक्ट करी है, तो आपकी इतनी तो एबिलिटी होगी कि पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में सब आ रहा था वहां पे। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको तुरंत, और ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं होती है, बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है ना। तो वहां पर जैसे आप पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है, पूरी स्टोरी के अंदर क्या चल रहा है आपको समझ में आएगा क्लियरली। तो वहां पर बात हो रही थी एक फर्टाइल लैंड की, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, है ना। आपसे पूछा था ब्लडी सेज ऑफ चित्तौड़गढ़ हैड लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। अब देखो यही समस्या है ना, बार बार जाना पड़ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्लडी सेज यहीं पे कहीं पे था, ये लिखा है, द ब्लडी सेज ऑफ चित्तौड़गढ़ इन 1967-68 had led to the loss of the fertile eastern belt of मेवाड़ to the मुगल्स। इन्हें इस चीज का डर था। तो देखो ये क्लियर यहां पर लिखा हुआ है, तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। क्या बात हो रही थी यहां पर, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्लियर दे रखा था, लॉस ऑफ फर्टाइल ईस्टर्न बेल्ट ऑफ मेवाड़ टू मुगल्स। समझ गए बात को। तो क्वेश्चन जो है उसको पहले पढ़ेंगे, बाद में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो बहुत बढ़िया है ना। हाँ, आगे अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो महाराणा प्रताप बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, तो है यार, क्यों नहीं है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे वो तो। अकबर सेंड अ नंबर ऑफ इनवॉइस इंक्लूडिंग वन बाय राजा मानसिंह ऑफ द आमेर। ठीक है, द साइड ऑफ बैटल वाज ए नेरो माउंटेन पास एट हल्दीघाटी नियर गोकुंडा। या शक्ति सिंह सो रिवेंज एंड लेफ्ट फॉर अजमेर टू जॉइन द आर्मीज ऑफ द अकबर। अब अगर आपने बहुत अच्छे से इस पैसेज को पढ़ा है तो वहां पर एक बात आई थी, यहां पर जो बात है साइड ऑफ द बैटल वाज नेरो हल्दीघाटी, ये भी बिल्कुल सही बात है, इंक्लूडिंग राजा मानसिंह आमेर, ये भी अकबर ने भेजा था। से नंबर ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस मतलब पता है आपको, दास, दास जो होते हैं ना, जो पहले के जमाने में क्या होते थे कि मैसेज लेके वो जाता था ना एक दास, है ना, कि वहां से फलाने सिंह के यहाँ से फलाना सिंह पधारा हुआ है, और फिर वो जाके मैसेज सुनाता था राजा को, चाहे वो युद्ध का हो, कोई सा मैसेज हो, पहले फोन तो चलता नहीं था, तो वो मैसेज जाके फिर उसको खोलता था, रोल करता था, फिर उसको पढ़ता था, तो उसे हम कहते हैं इनवॉय। ध्यान रखना, इनवॉय, और यहीं से एक वर्ड आया है इनवॉइस। ठीक है, तो यहां पर आपने पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, तो ये वाला नहीं है। शक्ति सिंह जो है ना, सो रिवेंज एट द लेफ्ट ऑफ द अजमेर टू जॉइन द आर्मीज ऑफ अकबर, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। अगला प्रश्न, द डिजायर ऑफ द नोबल्स प्रिवेल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिवेल। आप देख लो, ये आ गया ग्रामर का क्वेश्चन। सर ग्रामर कैसे आएगी, ऐसे आएगी, पहले पैराग्राफ आएगा, उसमें से 2 3 4 क्वेश्चन आपके
पैराग्राफ से संबंधित हो सकते हैं और 2-3-4 क्वेश्चन आपके उसी में से ग्रामर पूछेंगे। वो उनका मन है, चाहे तो पैराग्राफ से रिलेटेड ग्रामर पूछ सकते हैं, चाहे वो अलग से भी पूछ सकते हैं, ये उनकी इच्छाएं हैं। आपको तो टॉपिक या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन है, आपसे नियरेस्ट इन द मीनिंग मतलब कि आपसे सिनोनिम पूछा है, आपसे पर्यायवाची पूछा है प्रिवेल वर्ड का, बता दीजिए जल्दी से प्रिवेल। हाँ, अगर नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका ही बताऊंगा अभी आपको। पहले ये बताइए, पढ़िए आप अच्छे से, वो बताइए जल्दी से। हाँ, अब देखो यहां पर है द डिजायर ऑफ द नोबल्स प्रिवेल्ड। प्रिवेल्ड का मतलब होता है टू टेक एक्शंस, टू टेक डिसीजंस, मतलब एक ऐसी क्षमता है ना, टेक कंट्रोल भी कह सकते हैं हम। कंट्रोल उन्होंने ले लिया था ना, पैसेज में हमें दिखा। तो ये सक्सेस से संबंधित बात यहां पर हो रही है। तो आप मुझे बताइए प्रिवेल का मतलब क्या होगा, बताइए। तो आप देखो यहां पर नियरेस्ट वर्ड पूछा है, तो आप प्रिवेल का मतलब अगर आपको पता है कि हाँ प्रिवेल का मतलब ये होता है, नहीं भी पता है तो यहां से देखो, नहीं भी पता है वैसे तो आपको पता होना चाहिए, पर अगर नहीं भी पता है, अगर आपको नहीं बताया तो देखो कैसे करेंगे आप इसमें ढूंढो। बात हो रही है नियरेस्ट की, मतलब सिनोनिम आपसे पूछा है, तो मतलब बाकी जो तीनों हैं वो तो सिनोनिम तो नहीं होंगे, तो या तो वो एंटोनिम होंगे या फिर आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे होंगे। तो इसमें अलग कौन कौन से लग रहे हैं या सिमिलर कौन कौन से लग रहे हैं, तो अगर आपको पता है तो यील्ड का मतलब होता है गिव अप कर देना। यील्ड मतलब क्या कर देना, अरे मत परेशान हो, मत परेशान हो जाएगा एग्जाम स्टार्ट जब भी होना है, अभी नहीं हुई है इंग्लिश की एग्जाम स्टार्ट। हाँ बेटा, यील्ड का मतलब होता है हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना, है ना। तो यील्ड मतलब तो होता है सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना, है ना। फॉरफिट मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तो यही होता है, गिव अप कर देना, गिव अप कर देना। दोनों का मतलब एक जैसा निकल रहा है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, कैसे होंगे। फिर सक्सीड, सॉरी सरेंडर। अब सरेंडर तो खुद वर्ड यहां पर आ गया, तीनों वर्ड एक जैसे आ गए सिमिलर। आपसे पूछा था प्रिवेल का मतलब, प्रिवेल का मतलब होता है सक्सीड, टू टेक कंट्रोल्स, प्रिवेल का मतलब। तो अब आपको पता होना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे क्वेश्चंस, है ना। अब देखो इसमें ग्रामर में एंटोनिम सिनोनिम का कोई भी लास्ट छोर नहीं है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चंस आपको जो करवा रहा हूं ना, ये इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि ये प्रश्न आ जाएंगे इनको कर लेना। मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं जो आपको नहीं आते हैं ना, तो उनको लेके परेशान मत होना, क्योंकि आपको मात्र 90 नंबर लेकर आना है। 120 वाला और 90 वाला और 75 वाला अगर किसी कैटेगरी से है तो तीनों सेम सेम स्टेज पर है उस आयोग के लिए। इस परीक्षा में आपको जो कर्तव्य दिखाना है वो दिखाना है चयन परीक्षा में, तो तब तक के लिए सुधार लेना अगर नहीं सुधरा है तो इस परीक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, पता है तब तो आप 1 सेकंड 5 सेकंड में उत्तर लगा देंगे, अगर नहीं पता है तो परेशान मत होइएगा। इनको लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको जो आता है पहले उसको करेंगे, उसके बाद इस तरह के प्रश्न पर जाएंगे और फिर अपना दिमाग लगाएंगे कि यार क्या मतलब हो सकता है, क्या मतलब, ब्रेन स्टॉर्मिंग उसके बाद आपको करना है। ठीक है बेटा जी, है ना। मीनिंग, अरे मीनिंग डायरेक्टली नहीं पूछेंगे हिंदी में, पर अब सिनोनिम पूछ लिया तो सिनोनिम के लिए आपको मीनिंग आना चाहिए, तभी तो आप सिनोनिम्स बता पाएंगे इन प्रश्नों के। बताइए, जो तैयारी पहले से कर रहा है उसे तो अच्छे से आता होगा, है ना। नहीं नहीं, ट्रांसलेशन नहीं रहता है मयंक जी, क्योंकि ये इंग्लिश भाषा भाषा में कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज का ही ये प्रश्न पत्र है, तो कैसे हो सकता है। ठीक है। वार बिकम इनएविटेबल, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट। अब देखो यहां पर आपसे अपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा इन द मीनिंग टू द वर्ड इनएविटेबल इन द गिवन पैसेज। बताइए, बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से। हाँ, अब देखो पहला वाला जो है, अब आपसे अपोजिट पूछा है, अब आपको अपोजिट बताना है, क्लियर सी बात है। बताइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। एंटोनिम तो बन जाते हैं बट फिगर ऑफ स्पीच, नहीं नहीं, फिगर ऑफ स्पीच नहीं आएंगे। पोइट्री तो आना ही नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि पोइट्री तो आपके सिलेबस में नहीं लिखी है, आपको लिखा है टू अनसीन प्रोस पैसेज। सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, मैं फिर कह रहा हूं ना, वही तो समस्या है बेटा, आप सिलेबस नहीं पढ़ते हो। एक एक शब्द रटा हुआ होना चाहिए सिलेबस का, सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है टू अनसीन प्रोस पैसेज, तो उसकी बुद्धिमती मारी गई है जो वो पोइट्री पूछेगा। अगर पूछता है तो बिल्कुल क्लेम करना आप,
कोर्ट तक हम जाएंगे, मैं आपका साथ दूंगा। क्यों पूछी भैया, जब सिलेबस में लिखा ही नहीं है। क्यों लिखा, प्रोस मत लिखते, हम तो पोइट्री पढ़ के जाते हैं। अगर प्रोस लिखा है तो प्रोस का मतलब होता है गद्यांश और पोइट्री मतलब होता है पद्यांश, तो पोइट्री तो आनी ही नहीं चाहिए सिलेबस में। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से बेटा। अब यहां पर इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है कि भैया जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो इनएविटेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते उसे हम कहेंगे क्या, इनएविटेबल। आपसे क्या पूछा, इसका अपोजिट पूछा है तो अवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं। बाइंडिंग का मतलब तो आपको पता है, बाइंडिंग करना, फिक्स करना, किसी भी चीज को बाइंड करना, बांधना, है ना। डिटरमाइन का मतलब भी यही होता है, सेम। ठीक है, फिर आपका अनडिनाइएबल, अनडिनाइएबल मतलब विच कैन नॉट बी डिनाई, जिसे आप मना कर ही नहीं सकते। तो आपसे पूछा था अपोजिट इनएविटेबल का, इसका मतलब होगा अवॉइडेबल, यानी कि जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। अपोजिट पूछा था, हमने बता दिया, सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न, द मुगल वर victorious and inflicted significant casualties among the Mewars, which part of speech the word among। अब ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको बहुत इजीली पता होगा कि among जो है ये क्या है। among एक क्या प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है या फिर डिटर्मिनर है, क्या है ये, जल्दी से बताइए क्या है among। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पर जो अमंग है ना बेटा, ध्यान रखना, जो जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब और नाउन फ्रेज के बीच में एक रिलेशन बनाने का काम करते हैं। तो यहां पर ध्यान दे रहा हूं, द मुगल वर विक्ट्रियस एंड इन्फ्लिक्टेड सिग्निफिकेंस कैजुअलिटीज अमंग द मेवाड़। तो यहां पर इन्फ्लिक्टेड आपकी हो जाएगी वर्ब, और द मेवाड़ जो है ये आपका हो जाएगा नाउन फ्रेज। क्या हो जाएगा आपका, नाउन फ्रेज। और इन दोनों के बीच में संबंध बताने का काम अमंग कर रहा है, तो संबंध हमेशा प्रीपोजिशन ही बताते हैं। ठीक है ना। डिटर्मिनर कैसे होगा भाई, डिटर्मिनर तो एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक, जब आपका ए आ जाए, 10 आ जाए। हाँ, अरे नहीं, जब किसी नाउन को मॉडिफाई करे कोई वर्ड, तो उसे हम कहते हैं बेटा डिटर्मिनर। मतलब डिटर्मिनर कुछ नहीं है, मॉडिफाइड नाउन है भैया, कुछ नहीं है, मॉडिफाइड नाउन है ये। आपने पढ़ा होगा ना, ये मॉडिफाइड नाउन, जैसे ए हो गया, 10 हो गया, तो डिटर्मिनर हो नहीं सकता। कंजक्शन किसी भी दो चीजों को जोड़ता है, एडवर्ब बताने की जरूरत नहीं है, जो वर्ब की विशेषता बताता हो वो एडवर्ब, वर्ब की और एडजेक्टिव की दोनों की विशेषता बताता है, ये पता है आपको ये बात। तो ये एक प्रीपोजिशन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हमने लगा दिया। चलिए, हाँ, अरे क्या बातें हो रही है, क्यों हंस रहे हो भैया, मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूंगा। हाँ हाँ बताओ। प्रताप रिफ्यूज टू पर्सनली सबमिट टू अकबर, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड पर्सनली इन द गिवन लाइन टू द पैसेज। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। विच पार्ट ऑफ स्पीच, पर्सनली बताना है आपको, पर्सनली में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रताप रिफ्यूज टू पर्सनली सबमिट टू अकबर, बताइए। प्री डिटर्मिनर होगा, इंटेंसिफायर होगा, एडवर्ब होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, बताइए जल्दी से। हम्म, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अब बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा था, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा बेटा, है ना, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। सबमिटेड टू अकबर, पर्सनली सबमिटेड, किस प्रकार सबमिट करा, पर्सनली सबमिटेड टू अकबर। ध्यान देना, प्री डिटर्मिनर क्यों नहीं होगा, अरे प्री डिटर्मिनर तो जो डिटर्मिनर के पहले लगता हो, जैसे एनी, मेनी, मोर, ये सब डिटर्मिनर के पहले लगते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्री डिटर्मिनर। इंटेंसिफायर क्या होता है, ये भी एक तरह का एडवर्ब ही होता है, लेकिन ये किसी भी चीज को बिल्कुल एक्सेसिव बताने के लिए, जैसे वेरी, वेरी हॉट, है ना, वाओ, व्हाट ए सीन, मतलब किसी भी चीज को एक्सट्रीमली बताने के लिए जो यूज होता है वो होता है आपका क्या, इंटेंसिफायर। एडजेक्टिव तो ये है नहीं, नाउन की तो विशेषता को ये बता नहीं रहा है यहां पर, है ना, तो इट इज ए एडवर्ब। ओके, चलिए, तो यहां पर पहले पैसेज के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से खत्म हो गए, और अब हम आएंगे दूसरे पैसेज पर। फिर मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा बेटा, नाउन, नाउन और एडजेक्टिव पहचानने की एक ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा यहां पर। तो पहले जैसा कि हम हर बार करते आए हैं, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, मतलब अब मैं तो क्योंकि आंसर दिख जाएंगे यहां पर, लेकिन फिर भी पहला प्रश्न पढ़ने का प्रयास हम करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ माइंडफुलनेस, ठीक है, प्राइमरी फोकस पूछा है हमसे पहले प्रश्न में।
दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है हमसे? दूसरे प्रश्न में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सा बेनिफिट नहीं है? ठीक है, इंप्रूव्ड इमोशनल रेगुलेशन से इनहेंस कॉग्निटिव एबिलिटी, इंक्रीज हैप्पीनेस। ठीक है, मैंने ऑप्शंस देख लिए। फिर इसका उत्तर नहीं बताऊंगा आपको, बाद में आपको बताना है। फिर व्हाट कंसर्न इज रेज्ड अबाउट द प्रैक्टिकल ऑफ माइंडफुलनेस, इट इज ओवरली सिंप्लीफाइड, बिकम ओवरली कमर्शियलाइज्ड। ठीक है, ठीक है भैया, मैं प्रश्न देख रहा हूँ यहाँ पर। सर जी, वी आर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कंटिन्यू द क्लास डेली। प्रिया जी, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। मैं आपको बता नहीं सकता, रीजंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आई एम इन ए जॉब एंड आई एम द स्टेट। इट मीन्स अब मैं बता नहीं सकता आपको क्लियरली यहाँ पर यूट्यूब पर, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस मैं आपकी क्लास डेली नहीं ले सकता। प्लीज़ आप इसको समझिए, सोचिए आप। मैं अभी 7 बजे, सुबह 6 बजे उठकर आपके लिए सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी बड़ी इच्छा था कि सर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, आप मुझे हमें कुछ ग्रामर सॉल्व करने की अप्रोच बता दीजिए। इसीलिए मैं आपकी क्लास लेने यहाँ पर आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जो दूसरे टीचर्स हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ पर, वो आपकी क्लास लें ताकि आपका एक पेज बना हुआ है तो वो पेज बना रहे। और मैं तो ये कहता हूँ, मुझे सिर्फ आपके सिलेक्शन से मतलब है, आप मेरी नहीं, आप किसी की भी क्लास देख सकते हैं। जो लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप किसी अदर टीचर्स की क्लास देख लीजिए अगर आपको यहाँ पर क्लासेस नहीं देखने के लिए मिलती है तो। लेकिन थोड़ी सी समझिए आप, प्लीज़ यार, बात को आप समझिए, है ना। हम्म। हाँ हाँ, है ना। वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब होगा, और नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होगा। बिल्कुल विजय जी, आप सही कर रहे हैं। ध्यान रखना, एडवर्ब जो है ना बेटा, वो वर्ब को और एडवर्ब को भी, मतलब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है बहुत, मतलब उसके बारे में भी बताता है वो। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, ग्रामर के क्वेश्चन आ गए उधर, तो हम पढ़ रहे थे पैसेज। कहाँ गया पैसेज? ये है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम इसको। ठीक है, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, ठीक है, फास्ट पेस, पेस मतलब पता है क्या होता है? गति। मतलब कि आजकल की भागदौड़ भरी जीवन में क्या, the concept of mindfulness has gained significant attention. Mindfulness, the practice of being present and fully engaged in the moment, is believed to reduce stress and improve mental well-being. It involves focusing on the one's thought, feelings and surroundings without judgment. Research suggests that regular mindfulness practice such as meditation, deep breathing can enhance cognitive ability. ठीक है, आगे बात समझ में। Improve emotional regulations and increase overall happiness. क्या बात है, बिल्कुल सही बात है ये तो। However, critics argue that mindfulness has become overly commercialized with expensive retreats and workshop, making it inaccessible to many. ये बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है, ऐसा मत सोचना। हाँ, जिसको समझ में आ रहा है वो समझ रहा होगा। To ensure its benefits are widely shared, mindfulness must remain a practice rooted in simply and inclusivity. ठीक है, समझ में आ गया हमें ये पैसेज। हमने 10 20 15 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, हमने पैसेज पढ़ लिया, समझ में आ गया, क्योंकि ये छोटा सा प्रोस पैसेज था। तो इतने छोटे भी आएंगे और उतने बड़े भी आएंगे। अब आपको डिसीजन लेना है कि अपना टाइम कैसे मैनेज करना है आपको। अब देखो, प्रश्न देख लो। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस? प्राइमरी फोकस था भैया माइंडफुलनेस की, बढ़िया खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिलैक्स रहो। कहां दिख रही है बात? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, बात ही नहीं हो रही है। बीइंग प्रेजेंट एट द एंगेज, यस, बीइंग प्रेजेंट, वर्तमान समय में जीना है इंसान को, और वर्तमान समय के हिसाब से बढ़िया खुश रहना है। ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं, ज्यादा पास्ट की चिंता नहीं, है ना, अनर गनर की कोई चिंता नहीं करनी है। वर्तमान में जियो, खुश रहो, अच्छे से रहो, ये बात हो रही है माइंडफुलनेस के बारे में। ठीक है, इनहेंसिंग फिजिकल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, कहीं नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, खत्म हो गई बात, बढ़े आगे। ठीक है सर, आप, हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ बात को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर इतनी जल्दी पढ़ लेना, उत्तर भी लगा देना, हम कैसे करेंगे? अरे आप भी कर लोगे, मैं भी तो आपके जैसा इंसान ही हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट? कौन सा बेनिफिट नहीं है? नॉट ए बेनिफिट पूछा बेटा। माइंडफुल हमने पढ़ा था, इंप्रूव इमोशनल रेगुलेशंस, इनहेंस द कॉग्निटिव एबिलिटीज, इंक्रीज हैप्पीनेस, या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ। कौन सा नहीं है? तो क्लियर पड़ा है बेनिफिट। पहुंच जाओ आप, इससे वहीं पहुंच जाओ, वहीं पहुंच जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं वहीं पहुंच जाओ। देखो क्या लिखा है बेनिफिट में यहाँ पे, ये लिखा है, ये लिखा है, देखो ये बेनिफिट ये लिखा है। Mindfulness, the practice of being present and fully engaged in moment, believed to reduce stress, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंड इंप्रूव मेंटल वेलबींग, अपनी दिमाग जो मेंटल वेलबींग है उसको बढ़ाता है। इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन द वंस थॉट, फीलिंग, सराउंडिंग विद द जजमेंट्स, रिसर्च सजेशन, रेगुलर माइंडफुल मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, रेगुलेशन से इंक्रीज ओवरऑल हैप्पीनेस। बहुत बढ़िया, क्रिटिक्स आर गुड। ठीक है, तो यहां पर बात जो हो रही है, जहां तक मैं ये ऑप्शंस देख पा रहा हूं भैया, यहां पर उन्होंने कहीं भी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करी ही नहीं।
वो हैप्पीनेस बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो कॉग्निटिव एबिलिटी बनाने की बात कर रहे थे, वो इमोशनल रेगुलेशंस की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिजिकली कोई बात नहीं करी माइंडफुलनेस ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा गलत है, तो ये अलग गलत है इसमें, खत्म हो गई बात। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न, व्हाट कंसर्न इज रेज्ड अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। ठीक है, जब क्या कंसर्न होता है, ठीक है, इट इज ओवरली सिंप्लीफाइड, नहीं, इट हैज बिकम ओवरली कमर्शियलाइज्ड, यस। मैंने यहीं पर तो आपको टोका था कि बाबा रामदेव की बात नहीं हो रही, मतलब बाबा रामदेव तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, आपके दिमाग को शांत करने के लिए सुबह सुबह योगा वो करवा रहे हैं, पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को, तो वो तो एक अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो कोई कमर्शलाइज कर रहे हैं चीजों को, नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको एज ए कमर्शियल पर्पस बना लिया है, और वो आपसे पेड, यानी कि पेड क्लासेस, यानी कि आपसे पैसे चार्ज करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज को करवाने के लिए। तो यस, ये एक बड़ा कंसर्न है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपसे वही पूछा था उन्होंने, क्या कंसर्न है, तो ये कंसर्न है भैया। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्रिटिक्स in the sentence. However, critics argue that mindfulness has become overly commercialized. However, critics argue that, critics मतलब कौन, वो लोग जो तर्क शक्ति करने की क्षमता लगते हैं, यानी कि यहां पर बात हो रही है पीपल ऑफ ग्रुप्स की, ग्रुप्स ऑफ पीपल की, ग्रुप्स ऑफ पीपल, भाई उन लोगों की, उन्हें तो क्रिटिक्स कहा है इन्होंने, तो ये तो नाउन की बात हो रही है ना यहां पर, नाउन, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी आपको। ऐसे लोग जो तर्क शक्ति कर पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि माइंडफुलनेस हैज बिकम ओवरली कमर्शियलाइज्ड, कि बहुत ज्यादा व्यवसायीकरण हो गया है उसका। ठीक है, तो कितना इजी है। अगला, चलिए जल्दी जल्दी, बिल्कुल 10 मिनट है हमारे पास में और हमें बाकी क्वेश्चन लगाने हैं। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा, आप सभी को पता होगा। इंक्लूसिव मतलब समावेशन, समावेशन मतलब इंक्लूडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का बिल्कुल पूरे तरीके को अपनाना। तो क्या हो सकता है, सिनोनिम पूछा है, लिमिटेड, पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहां पर, तो रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, किसी भी चीज को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट वे में, है ना, तो ऐसा तो हो नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं। बात जब इंक्लूसिव की हो रही है, सिनोनिम पूछा है, तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा। फिर कॉम्प्रहेंसिव और रिस्ट्रिक्टिव, तो रिस्ट्रिक्टिव तो वर्ड ऑलरेडी है, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होता है, होलिस्टिकली, इन द ऑल एस्पेक्ट, कॉम्प्रहेंसिव। कितना इजी क्वेश्चन था ये, लगाया सबने, यस, वेरी गुड। समथिंग दैट कवर एवरी पार्ट ऑफ ए थिंग, है ना, जिसके सारे पार्ट वो कवर कर रहा हो, उसे हम कहेंगे इंक्लूसिव, है ना। अभी मेरी संडे के दिन इंक्लूसिव एजुकेशन की ट्रेनिंग भी थी, बहुत सारी चीजें वहां पर सीखने के लिए मिली मुझे। इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशी शिक्षा, और ध्यान देना, हालांकि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछें तो आपको ध्यान देना है, स्कूल में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन ही करवाना है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन एक टॉपिक आपके उसमें नहीं है, लेकिन सीडीपी में ये टॉपिक आप पढ़ते होंगे। समावेशी शिक्षा का मतलब यह है कि सारे बच्चे एक समान है, सभी को एक साथ बैठ के पढ़ाना है, चाहे वो बच्चा दिव्यांग ही क्यों ना हो, लड़के लड़की दिव्यांग बच्चे, इनको, इनमें कभी भी भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि ये वाली रो में सिर्फ लड़का बैठेगी, ये वाली रो में सिर्फ लड़के बैठेंगे, दिव्यांग बच्चे सिर्फ पीछे बैठेंगे, नहीं, जिसको जहां बैठना है, जैसे बैठना है बैठो। दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, और सबको एक साथ बैठाकर आपको पढ़ाना है, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। आपसे इसका सिनोनिम पूछा था, हमने बता दिया, कॉम्प्रहेंसिव, बात होगी खत्म। बढ़े आगे, अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। तो शी सिंग्स ब्यूटीफुली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाती है वे, और क्या वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, भैया भैया यहां पर ध्यान देना, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब मैंने कह दिया शी सिंग्स, वो गाती है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गाती है, अच्छी बात है, गाती है वो, बट शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छा गाती है, तो किसकी विशेषता बता रहे, उनकी जो गा रही है, नहीं, गाने की विशेषता बता रहे हैं यहां पर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, हाँ मतलब सॉरी, समझो समझो समझो, बिल्कुल। तो यहां पर से सिंग से ब्यूटीफुली, वो अच्छा गाती है, मतलब उनकी विशेषता यहां पर बता रहा है, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, उनकी विशेषता, उनकी विशेषता यहां पर बता रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं यहां पर, है ना, कि वो बहुत अच्छा गाती है, कैसा गाती है, बहुत अच्छा गाती है वो। तो उनकी विशेषता जहां पर बताए, वहां पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, या कंजक्शन होगा। उनकी मतलब उनकी, उनकी बात हो रही है यहां पर, समझे क्या, वो, हाँ वही तो, बहुत अच्छा गाती है वो, पता है आपको ये बात। तो ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी मतलब वो मतलब नाउन, नाउन मतलब जो नाउन की विशेषता बताए, वो हो जाता है आपका क्या, एडजेक्टिव, हाँ, है ना। तो थोड़ा सा प्रश्न को आराम से इत्मीनान से पढ़ना, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, बिल्कुल। बढ़े आगे, राधे 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 राधे। हाँ,
अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए कंजक्शन। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, हालांकि मुझे जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ज्यादा प्रश्न सॉल्व करना है ना, इसलिए थोड़ी सी मैं जल्दी कर रहा हूँ, है ना, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ। तो इट्स माय फॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? क्विकली, बिकॉज, टेबल, अलग ही नजर आ रहा है, बिकॉज बिकॉज। कंजक्शन इज वर्ड विच दो लोगों को जोड़ता है ना, ऐसे करके जोड़ता है। कंजक्शन दो सेंटेंस को वो जोड़ेगा, उसे कहेंगे हम कंजक्शन। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। यस, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूरे करने हैं और मैं सोच रहा हूँ कि करवा दूं, है ना। 90 से ऊपर नंबर आ रहा है टेस्ट सीरीज में, बिल्कुल अगर नंबर आ रहा है आपको 90 से ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई हैं और अच्छे से नंबर आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड इन कोड द चिल्ड्रन कैन रेन अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, अक्रॉस क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ईजी है ये। हाँ हाँ, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इजी है, यहाँ पर बात हो रही है प्रीपोजिशन की, क्योंकि अक्रॉस जो है बेटा वो आपका क्या बता रहा है? द चाइल्ड रेन अक्रॉस द फील्ड। देखो, द फील्ड और रेन, रेन मतलब रन, रन का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? रेन, यानी कि वर्ब, और द फील्ड एक नाउन। वर्ब और नाउन के बीच में एक रिलेशन बता रहा है, क्या? प्रीपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसको आप देख लेना। ठीक है बेटा, चलिए बढ़े आगे। अगला प्रश्न, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ध्यान रखना, परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है, मतलब कि परफॉर्मेंस देना, वर्ब की बात हो रही है। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? मैंने एक शब्द आपको समझाया था, मैंने बताया था जब आप एक्सट्रीमली किसी चीज को हाईलाइटेड करके जब आप बताते हो, वेरी एक्सट्रीमली, हाँ, इफेक्टिव वे में, फोर्सफुली, किसी एडवर्ब को, हाँ, किसी एडवर्ब को, तो वहां पर क्या होगा? तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो यहां पर पूछा वाओ, मैंने कहा ना वाओ, तो उसे हम कहेंगे इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन इज ए एडवर्ब जो किसी चीज को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर बताता है। ठीक है सर, 44 में सी आंसर लग रहा है। 44 कौन सा क्वेश्चन है? 44, चलो मैं बता दूंगा, 44 पे हम देख लेंगे, है ना। सी आंसर लग रहा है, मैंने गलत बता दिया था आपको 44 का। तो ये इंटरजेक्शन होगा बेटा। इंटरजेक्शन मतलब जहां पर आप एक्सट्रीमली किसी चीज को हाईलाइटेड करके बताएं, वाओ दैट्स ग्रेट, है ना। तो जब किसी वर्ब की विशेषता आप एक्सट्रीम लेवल पर जाके बताए, है ना, तो वहां पर होगा आपका क्या? इंटरजेक्शन। 44 हम देख लेते हैं, अगर आप सी बोल रहे हैं तो मैं देख लेता हूं कौन सा है 44। पहले हम ये थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद हम आएंगे 44 पे। ठीक है, बिल्कुल टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। अच्छा, ये तो पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया, मतलब खत्म हो गया क्या? टू इंप्रूव टीचिंग, टू डायग्नोस प्रॉब्लम, टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग, टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। बात हो रहा है इवेल्युएशन का कौन सा पर्पस नहीं है। तो देखो, इंप्रूव टीचिंग, यस, इवेल्युएशन से हमें ये पता चलता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो ठीक ठाक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कि सब टाइम पास कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद में टू डायग्नोस प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना भी इवेल्युएशन का पर्पस हो सकता है। जब आप इवेल्युएशन करने तो आप प्रॉब्लम को डायग्नोस ही तो करते हो, उसके बाद ही तो आप रेमेडियल टीचिंग देते हो, तो ये तो हो सकता है। फॉलोइंग इज नोट पूछा है आपसे, कौन सा नहीं होगा? टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग, हाँ बिल्कुल, टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी टीचिंग की इफेक्टिवनेस का पता चलता है जब, ध्यान रखना, एक बात कही गई है एक एक्ट में, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना 2020 में, उसमें एक बात कही गई है, जब बच्चा फेल होता है ना, तो बच्चा फेल नहीं होता, टीचर फेल होता है, स्कूल का पूरा सिस्टम फेल होता है, उसका टीचिंग सिस्टम फेल होता है। क्यों फेल हो गया बच्चा? बच्चा तो कच्चा घड़ा है जिसके अंदर आपको ज्ञान भरना है। ठीक है, तो बच्चा जो है उसके अंदर आपको ज्ञान भरना है, तो मतलब टीचर फेल हुआ है, बच्चा फेल नहीं हुआ है। स्कूल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना कि बिल्कुल इफेक्टिवनेस जो है टीचर की वो यहां पर पता चलता है, लेकिन टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट नहीं, नोट पर्पस। स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल जज करने की बात इवोल्यूशन में नहीं होती है। मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन होना चाहिए, वो आपका ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है ये। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगले, व्हाट इज द इटाइमोलॉजी इन द टर्म ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। इटाइमोलॉजी, इटाइमोलॉजी एक टर्म है, आपको पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड। कोई भी वर्ड जो है वो कहां से ओरिजिन हुआ है, वो हम इटाइमोलॉजी में जनरली देखते हैं। आप मुझे बता दीजिए फोनोलॉजी क्या होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए कि सेमेंटिक्स क्या होता है। आप मुझे बता दीजिए कि क्या पूछूं और आपसे, मॉर्फोलॉजी पूछ लूं? ठीक है, ये आपको लिखना है मॉर्फोलॉजी, ये कमेंट में लिखते जाना, ये बाद में जब लेक्चर खत्म हो जाए ना उसके बाद लिख देना भले ही। फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी, आपको बताना है सिंटेक्स क्या होता है, और इटाइमोलॉजी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, स्टडी ऑफ ओरिजिन वर्ड, जब कोई शब्द कहाँ से ओरिजिन हो रहा है,
आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इन ए साउंड, बताइए आप। साउंड की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अगला आपका प्रश्न है, आपका व्हाट आर दीज फ्यू वर्ड लाइक ही शी इट दे बट एंड ऑफ। ये आप सभी को पता है, ये मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना उन्हें बेटा हम साइट वर्ड कहते हैं, जो बहुत ज्यादा दिखते हैं, बार बार आपको दिखेंगे वहां पर। तो वो सारे जो शब्द होंगे उन्हें हम कहेंगे क्या? साइट वर्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन कौन सा था बेटा वो जो जिसमें आपको डाउट था? मुझे एक बार बताइए, रिकॉल करिए। ये था क्या? एक्रोस। एक्रोस तो एक प्रीपोजिशन ही होगा, बिल्कुल सही है ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए कंजक्शन? कंजक्शन बिकॉज होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छा गा रही है। गा रही है, गाना, गाना एक वर्ब हो गई। अच्छा गाना तो मतलब गाने की विशेषता बता रही है, तो बिल्कुल सॉरी, माफी चाहता हूं, यहाँ पर आपका एडवर्ब होगा। मैंने एडजेक्टिव बता दिया था, एडवर्ब होगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि वो तो गा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कैसा गा रही है, मतलब कि गाने की विशेषता है, गाना जो है अच्छा गा रही है, तो एडवर्ब होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एडवर्ब होगा, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, एक बात और ध्यान रखो। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अरे क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो देखो, एक बात और ध्यान रखो, मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ। मतलब भगवान आपका ये जो एग्जाम है ये बहुत अच्छे से, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। टाइम हो चुका है, हमारी क्लास भी खत्म हो चुकी है। आज के इस सेशन में लगभग 50 प्रश्न हमने सॉल्व करे हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो प्रश्न है ये आपको समझ में भी आए होंगे। क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, और नई क्लास में अब हम मिलेंगे चयन परीक्षा वाली क्लास में, क्योंकि मुझे पता है, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सब बच्चों का चयन क्लास के लिए। तो जल्दी से आप सिलेक्ट होइए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। आप सभी भविष्य के निर्धाता हो, आप आने वाले भविष्य के शिक्षक बनने वाले हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट जरूर करना। लाइक वीडियो को आपने कर दिया है मुझे पता है, अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना। और आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पेपर देने जाएं, बढ़िया शांत दिमाग से आपको पेपर देना है। और 20 तारीख से आपके पेपर जनरली स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। जब से भी अब स्टार्ट हो, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे पढ़ते रहना। चलिए, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।